स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ली थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी देख ली थी, उस पर क्वेश्चन करने थे। देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने क्या देखा कि अगर आपके पास dy बाई डी एक्स प्लस में आपके पास पी वाई इज इक्वल टू क्यू आ जाए, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर p और q आपके पास फंक्शंस ऑफ x हैं, फंक्शंस ऑफ x, ठीक है, या फिर ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो उस टाइम पे आप एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में इंटीग्रल p dx, ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, सॉल्यूशन होगा डायरेक्ट y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, और यहाँ पर dx, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है आपका, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम लोग देख चुके हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करें। क्या आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल प्लस में 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 4x। सिंपल क्वेश्चन, एकदम जल्दी से कर दो। dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4x। क्या करेंगे, आपको पता चल गया कि p की वैल्यू तो 2 है और q की वैल्यू आपके पास 4x है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉरन डिफाइन होगा e की पावर में इंटीग्रल में 2 टाइम्स dx, मतलब e की पावर में 2x आ गया। सॉल्यूशन लिख देंगे y इंटू ई की पावर में 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 4x इंटू ई की पावर में 2x dx, ठीक है। 4 को मैंने कॉमन निकाल लिया और इसको सक्सेसिव इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया। सक्सेसिव इंटीग्रेशन में x को ऐसे ही रखूंगा, इसका इंटीग्रेशन e की पावर में 2x डिवाइड बाई 2 माइनस साइन के साथ आपके पास e की पावर में 2x डिवाइड बाई 4, ठीक है, प्लस में c आ जाएगा। ये सक्सेसिव इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है इसके, पहले x एज इट इज और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, फिर आपका x का डिफरेंशिएशन और e की पावर 2x बाई 2 का इंटीग्रेशन, e की पावर 2x बाई 4। कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर? मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहा कोई 2 को, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं कि चेन रूल लग जाए और मल्टीप्लाई कर दो 2 को। x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड होगा इंटीग्रेशन में, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे प्लस में dy बाई डी एक्स, सॉरी, प्लस में dy बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ पर x माइनस ई की पावर में tan इनवर्स y इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सही है, बहुत सारी बातें पड़ी हुई हैं, लेकिन इसके अंदर y के फंक्शन आ रहे हैं और x सिर्फ अकेला पड़ा हुआ है। आप अगर dy बाई डी एक्स निकालोगे इसके अंदर तो देखो ऐसे आएगा, ठीक है, dy बाई डी एक्स के साथ x माइनस ई की पावर में tan इनवर्स y, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस में 1 प्लस वाई स्क्वायर, माइनस में 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसका डिवाइड लगा दूंगा मैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास माइनस में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x माइनस ई की पावर में tan इनवर्स y, ठीक है। अच्छा, और देखा जाए अगर इसमें अगर माइनस से भी आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये ऊपर आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और नीचे निकल कर आएगा e की पावर में tan इनवर्स y माइनस में x, ये निकल आया। ये तो dy बाई डी एक्स आ गया। आपको पता है y के फंक्शन चल रहे हैं, अकेला y तो आएगा नहीं लीनियर बनाने के लिए, लेकिन अकेला x आ सकता है, अकेला x आ सकता है। जैसे आपको ये बात पता चली, आपने कहा हम डिफाइन करेंगे dx बाई डी वाई। क्यों डिफाइन किया समझ में आना चाहिए कि y के तो फंक्शन आ रहे हैं, अकेला y आएगा नहीं, लेकिन x अकेला आ रहा है, उसका फंक्शन शायद आ जाए, तो e की पावर में tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस में x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये निकल कर आएगा। देख लो, रेसिप्रोकल ले लूंगा, ये ऊपर चला जाएगा, इस ऊपर में दोनों के नीचे मैंने 1 प्लस वाई स्क्वायर बांट दिया, dx बाई डी वाई लिख दिया, dx बाई डी वाई प्लस में 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर के साथ लगा हुआ x इज इक्वल टू ई की पावर में tan इनवर्स y के साथ नीचे लगा हुआ है 1 प्लस वाई स्क्वायर, दिख रहा है। अब यहां पर आपको दिख गया ये dx बाई डी वाई, ये px है और वहां पर q लिखा हुआ है, वहां पर q लिखा हुआ है। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करोगे, यहां पर आपको पता चल गया p की वैल्यू आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है और q की वैल्यू आपके पास e की पावर में tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन किया मैंने,
ई की पावर में इंटीग्रेशन में 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, मतलब ये आ गया ई की पावर में टेन इनवर्स वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, ई की पावर में टेन इनवर्स वाई। जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया आपको, आप आंसर लिख दोगे। क्या आंसर होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटू ई की पावर में टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में आपके पास q कितना, ई की पावर में टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर ई की पावर में टेन इनवर्स वाई, यहां पर कितना आ रहा है dy। ये रहा q और ये रहा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आपको पता है ई की पावर में टेन इनवर्स वाई को मैं t मान रहा हूं, ई की पावर में टेन इनवर्स वाई को मैंने t मान लिया। आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर में टेन इनवर्स वाई और यहां पर आएगा अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहां पर आएगा dy इज इक्वल टू dt, यही तो बनेगा। अगर मैंने इसको t मान लिया, इसको t, तो dy के बराबर में जो है पूरा टर्म बैठा है dt बन गया, dt बन गया। आपके पास इंटीग्रेशन में t dt आ गया, t dt का मतलब t स्क्वायर बाई टू प्लस में c, यहां पे लिखा हुआ x इंटू ई की पावर में टेन इनवर्स वाई, ठीक है। टी स्क्वायर बाई टू का मतलब ई की पावर में 2 टाइम्स टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई डिवाइड बाई टू प्लस में सी, और यहाँ एक्स के साथ ई की पावर में टेन इनवर्स वाई। कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर, यही निकल कर आया होगा। इसको पूरे को टी मान लिया तो ये आपका पूरा टर्म डी टी में चला गया। सही आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई। वैसे तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल से होने को एकदम तैयार बैठा है। क्या हुआ, उससे नहीं, लीनियर से करना है वो तो मेथड 2 तो करेंगे, मेथड 1 देखते हैं लीनियर से। लीनियर का क्वेश्चन हुआ, लीनियर का क्वेश्चन आपके पास कैसा हुआ कि x माइनस में वाई स्क्वायर के साथ लगा हुआ आपके पास डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। देखो इसको मैं इधर ले आया, इसको इधर ले आया, एक्स डी वाई माइनस में वाई स्क्वायर डी वाई को बाहर निकाल के लिख दिया, ठीक है। यहां पर कितना लिखा हुआ वाई डी एक्स, अच्छा डी एक्स बाई डी वाई बन सकता है आसानी से, क्योंकि x अकेला और y के फंक्शन है, तो आपने डिवाइड बाई डी वाई कर दिया, डी वाई से डिवाइड किया, x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई के साथ डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है। ये होते ही क्या करेंगे कि हम y का डिवाइड लगा देंगे, y का डिवाइड लगा देंगे, आपके पास निकल कर आएगा x बाई वाई माइनस में y इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई। कैसे लिखोगे, डी एक्स बाई डी वाई माइनस में x बाई वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। अब आपके पास यहां पर p पड़ा हुआ है माइनस में 1 बाई वाई का, और q पड़ा हुआ है आपके पास माइनस वाई का, ठीक है। आपको दिखना चाहिए यहां पर कि हमारे पास जो सर p आ गया वो माइनस में 1 बाई वाई, और q आ गया वो कितना आ गया माइनस वाई। आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन कर लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में इंटीग्रेशन में माइनस में 1 बाई वाई डी वाई, मतलब में माइनस में एल एन वाई, मतलब कि 1 बाई वाई निकल आएगा, है ना। 1 बाई वाई निकल आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई वाई निकल आया। आपको पता है वैल्यू कैसे लूंगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब 1 बाई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q मतलब माइनस वाई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई वाई और यहाँ पर डी वाई, ये और ये कट गए, ठीक है। आपके पास माइनस 1 बैठा हुआ है, माइनस वाई प्लस सी आया और यहाँ पर x बाई वाई लिखा हुआ है। कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर, ये तो मेथड 1, इससे भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं था, ठीक है। और उससे तो बहुत ही आसान हो जाता है मेथड 2 बाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल से देखना क्या था क्वेश्चन हमारे पास, एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। इसको अच्छा बनाने के लिए आप, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, वाई डी एक्स माइनस में एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस में डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डिवाइड लगा दिया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वाई डी एक्स यहां आ जाएगा और एक्स डी वाई यहां आ जाएगा। और इसके बारे में आपको पता है कि ये अपने आप में डी किसका है, एक्स बाई
y का, ये बराबर में किसके लिखा है, माइनस में dy, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया आपने, ये निकल कर आया x बाई वाई इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस सी, यही आया था। एग्जैक्ट डिफरेंशियल आंसर हमें छोटे में निकाल देगा। अगर आपको दिख रहा है कि आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल लगा सकते हो तो आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल लगाना, ठीक है। अच्छा, किसी को लगे x बाई वाई तो हम बनाते नहीं, y बाई एक्स बनाते, तो आप y बाई एक्स भी बना सकते हो, कोई परेशानी। एक्स स्क्वायर का डिवाइड करोगे यहां भी y बाई एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, उसको इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगा के, जिससे चाहो कर लो। क्वेश्चन देखो अगला, यहां पर आपका लिखा हुआ 2x माइनस में 10y क्यूब, यहां पर है dy बाई डी एक्स प्लस में y इज इक्वल टू 0। 2x माइनस में 10y क्यूब डिवाइड बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0 सॉल्व करना है। सिंपल सा देखो चैप्टर, एकदम आप क्वेश्चन करते चले जा रहे हो। यहां पर क्या बनकर आएगा, अकेला x है, y के तो फंक्शन लगे हुए हैं, x अकेला है, तो एक बार आपने dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है y अपॉन 10y क्यूब माइनस में 2x, ऐसी आएगी ना। इस y को उधर ले जाऊंगा, ये माइनस वाई बन जाएगा, ठीक है। इसका डिवाइड लगा दूंगा, ये 2x माइनस में 10y क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये निकल आएगा। आपने लिखा है यहां पर dx बाई dy, देखो कितना काम आता है dx बाई dy सॉल्व करने में। dx बाई dy लिखा, आपके पास बन गया 10y क्यूब डिवाइड बाई y माइनस में 2x डिवाइड बाई y, ठीक है। ये कट के यहां पर स्क्वायर बना, आपके पास dx बाई dy प्लस में 2x बाई वाई इज इक्वल टू 10y स्क्वायर। आपको पता है p की वैल्यू आपके पास 2 बाई वाई है और q की वैल्यू आपके पास 10y स्क्वायर है। फॉर एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, e की पावर में इंटीग्रेशन में 2 बाई वाई डी वाई, कितना निकल कर आएगा, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर निकल कर आएगा, ये बन जाएगा 2 ln y, मतलब ln y स्क्वायर, ln और e एक दूसरे को काट देंगे, वाई स्क्वायर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या लिखेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q कितना है 10y स्क्वायर के साथ आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी वाई स्क्वायर और यहां पर dy, ठीक है। ये x के साथ लगा हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 y की पावर 5 बाई 5 प्लस में c, ये निकाल के लाओगे, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y की पावर 5 प्लस c। कुछ हो रहा है क्या, कुछ और लग रहा है सिर्फ, कहां पे गलत हो गया, dy बाई डी एक्स कर दिया क्या, कहां पर, देखो ये y उधर ले जाऊंगा, माइनस वाई आएगा, उसकी वजह से यहां पर ये 2x माइनस 10y क्यूब जाता, इसे मैंने 10y क्यूब माइनस 2x कर दिया, ठीक है। फिर डिवाइड कर दिया, उसको इधर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। लिमिट t टेंडिंग टू x t स्क्वायर एफ एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर एफ टी, ठीक है, अपॉन t माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, देन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये पूछा इन्होंने। ऐसा क्वेश्चन लिमिट का क्वेश्चन नहीं होता, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होता है t टेंडिंग टू x में। ये हमारा मोनोटोनिसिटी में भी एक बार आया इसी टाइप का क्वेश्चन। हाँ भाई, क्या किया पहले, फॉर्म चेक कर ली, फॉर्म तो 0 बाई 0 है, कभी लॉपिटल लग सकता है, लॉपिटल लगाओगे तो आपके पास यहां पर आएगा लिमिट t टेंडिंग टू x, ठीक है। अच्छा, t का डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहां पर निकल कर आएगा 2t, यहां पर होगा
एफ एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना निकल कर आएगा एफ डैश टी, और यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, टी टेंडिंग टू एक्स में अब कोई परेशानी नहीं है, ये आपके पास 2t 2x एफ एक्स बनेगा, 2x एफ एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1। जैसे ही आपके पास ये आया और आपको एफ एक्स निकालना है, आपको पता ही लिखा हुआ 2xy माइनस में एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये y होता है और ये डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है, यहां से आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर का, अगर ये पहले से लिख दूं, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy माइनस में 1। ठीक है, फिर आपने डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर करने पर यहां पर आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y बाई एक्स माइनस में 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसको आप इधर ले गए, आपके पास बना डी वाई बाई डी एक्स माइनस में 2y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस में 1 बाई एक्स स्क्वायर बनकर आ गया। यहां से p की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, p की वैल्यू माइनस में 2 बाई एक्स है। ठीक है, आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर देख लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में इंटीग्रल माइनस में 2 बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करूंगा जब मैं, तो -2 तो बाहर आ जाएगा, ln x के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ln के अंदर 1 बाई एक्स स्क्वायर, आंसर 1 बाई एक्स स्क्वायर निकल कर आएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन e को काटेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब उसके बाद आंसर लिखना है आपको, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q कितना है आपके पास माइनस में 1 बाई एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कितना है आपके पास 1 बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना निकल कर आएगा dx। ये आपके पास माइनस साइन के साथ इंटीग्रेशन में x की पावर में -4 dx बैठा हुआ है, पावर एक बढ़ेगी तो -3 हो जाएगी, और -3 से डिवाइड होगा तो x की पावर में -3 अपॉन 3 बन जाएगा प्लस में c। ऐसी तो बनेगा, ये जो -3 से डिवाइड होगा उसका माइनस और ये माइनस एक दूसरे को काट देंगे, आपकी y की वैल्यू निकल आई, y इज इक्वल टू आपके पास निकल कर आया 1/3x प्लस में सी एक्स स्क्वायर। फंक्शन अगर कहीं पे वैल्यू दे रखी होती आपको कि x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू कुछ है 0 है, इस तरीके से, तो आप c भी निकाल लाते। ठीक है, इतनी बात में परेशानी नहीं रही होगी। अगले क्वेश्चन पे आऊं, द फंक्शन y is equal to yx is the solution of the differential equation। किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, dy बाई डी एक्स प्लस में एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर x की पावर में 4 प्लस में 2x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन -1, 1 सेटिस्फाइंग, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, f0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन ये पूछ रहे हैं आपसे इंटीग्रेशन में माइनस में √3/2 यहां से लेकर √3/2 एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन भी लगा दूंगा, π/3 माइनस में, या 80 का क्वेश्चन है आपके लिए, आसानी से कर लोगे मुझे उम्मीद है। π/3 माइनस में √3/4, π/6 माइनस में √3/4, और डी आपके पास π/6 माइनस में √3/2। ठीक है, मैंने आपको दो टाइप के क्वेश्चन बताए थे, एक तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं पूछा होता, फंक्शन पे कोई ऑपरेशन लगा रखा होता उन्होंने, फंक्शन में उन्होंने डेफिनेट इंटीग्रेशन लगा रखा है, फंक्शन निकालने के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। यही सबसे कॉमनली आने वाले क्वेश्चन है, यही बार बार उसमें भी आ रहे थे आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, कि आपको फंक्शन निकालने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, फंक्शन पे कुछ और करवा रहे हैं आपसे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का अपना क्वेश्चन तो ईजी होता है। ठीक है, कर लोगे इसको तो देखो एक बार निकाल के ले आओ खुद से, तो बहुत अच्छा है। और कोई क्वेश्चन तो
हो गया भाई? क्या है? क्या निकल कर आया फंक्शन? कुछ तो निकला होगा फंक्शन, बताओ क्या निकला फंक्शन? अरे यहां तक आवाज ही नहीं आ रही जोर से बोलो ना, क्या लिखा? एक्स की पावर 5। अच्छा, बात तो सही है, 5 x की पावर 5 अपॉन 5, लेकिन अंडर रूट में 1 - x² है और प्लस x² अपॉन अंडर रूट में 1 - x², तुम्हारा x² - 1 कैसा आ रहा है? x की पावर 5 अपॉन 5 अंडर रूट में 1 - x² प्लस में x² अपॉन अंडर रूट में 1 - x², ये आ रहा है ना? ये x² - 1 कैसे ले आए रूट में? तो पहले से ये है पड़ा हुआ रूट में। x² - 1 को t माना है तो ये हो जाएगा -t। ठीक, और मैं आपको बता दूं, ये वाली वैल्यू ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि x की वैल्यू कहां से कहां चल रही है? -1 से 1 में, -1 से 1 चल रही है इसका डोमेन सेटिस्फाई करवाने के लिए, तो ये तो पॉजिटिव ही आ रहा है, लेकिन उस टाइम पे ये कैसा आएगा? ये नेगेटिव आएगा। एक बार देखो फिर से, देखो जब तक मैं देख रहा था क्वेश्चन कौन है हमारे पास। एकदम कर चुका हूं। और देखते हैं, आपके पास dy/dx लिखा हुआ है, ठीक है? dy/dx की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है हमको? dy/dx प्लस में यहाँ x/x² - 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? y इज इक्वल टू, यहाँ पर x की पावर में 4 प्लस में 2x और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट में 1 - x²। ठीक है, जब x की वैल्यू आपकी चल रही है -1 से 1 के बीच में, अगर x की वैल्यू मेरे -1 से 1 के बीच में चल रही है, मुझे पता है ये पॉजिटिव वैल्यू है, और अगर अंडर रूट 1 - x² आ रहा है एक जगह, तो इसको भी मैं ऐसे ही कर लूंगा। ठीक है, इसको भी, और अगर आप दोनों को अलग अलग लेके चलोगे ना, तो ये और वो कटेंगे नहीं आसानी से, फिर माइनस तब बाहर निकालना पड़ेगा, तो यहीं पे निकाल लेते हैं। dy/dx माइनस साइन के साथ आपके पास x अपॉन 1 - x² के साथ y इज इक्वल टू x की पावर में 4 प्लस में 2x अपॉन अंडर रूट में 1 - x², माइनस बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब ये बन गया। ओके, अब ये बना हुआ है p, तो सीधे सीधे लीनियर बैठी हुई है, ये p बना हुआ है और वो q बना हुआ है। ठीक है, आपके पास p की वैल्यू ये रहा p, ठीक है, और ये रहा q। आपको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालने जाएंगे तो उसके अंदर e की पावर में इंटीग्रेशन में p मतलब माइनस में x अपॉन 1 - x², ठीक है, और यहां पर क्या आया आपके पास? dx आया। ठीक है भाई, कैसे करेंगे? अगर मैंने 1 - x² को t मान लिया, ठीक है, तो -x dx मेरा dt/2 हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा। तो आपके पास e की पावर में यहां पर आपके पास 1/2 यहां पर पड़ा हुआ है dt और नीचे पड़ा हुआ है t, जब मैंने 1 - x² को t माना है। ठीक है, आपके पास निकल कर आएगा ln t, निकल कर आएगा ln में √t निकल कर आ जाएगा। ठीक है, e की पावर में ln के अंदर √t निकल आया। ठीक है, मतलब यहां से आपके पास √t निकल कर आ रहा है, √t का मतलब क्या हुआ? अंडर रूट में 1 - x², जब आपने t किसको माना था? 1 - x² को माना था, ये तो निकल कर आया है। ठीक है, अंडर रूट, इसका फायदा क्या हुआ? इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर मैंने ये निकाला है, ठीक है, कि वो जब मैं q से मल्टीप्लाई करूंगा उसे, तो वो ऊपर नीचे कटेगा अंडर रूट 1 - x² निकालने से। ठीक है, अब आप लिखोगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू अंडर रूट 1 - x², ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q की वैल्यू कितनी है? q की वैल्यू है आपके पास x की पावर 4 प्लस में 2x अपॉन अंडर रूट में 1 - x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया अंडर रूट 1 - x², और यहाँ पर निकला है dx, ये और ये कट गया आपके पास, ये x की पावर 5/5 निकल कर आया है, ये आपके पास x² निकल कर आया और प्लस का c निकल कर आया है, और यहाँ पर लिखा हुआ है y के साथ अंडर रूट 1 - x²। कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा, फिर क्या बात दे रखी है इन्होंने कि फंक्शन की 0 पर वैल्यू 0 है, 0,0 को सेटिस्फाई कर रहा है। x की वैल्यू जब मैं 0 डालूंगा उस टाइम पे y की वैल्यू भी 0 है, अगर तो इधर 0 बन गया और इधर में 0 प्लस c बन गया, मतलब c की वैल्यू 0 आ गई। मतलब अगर कोई आपसे y की वैल्यू पूछे तो वो निकल कर आएगी x की पावर 5 अपॉन 5 के साथ अंडर रूट में 1 - x² प्लस में यहाँ पर निकल कर आएगा x² अपॉन अंडर रूट 1 - x²। इतनी बात में तो कोई परेशानी नहीं।
अब बताओ क्या परेशानी रही। तो तुम क्यों उल्टा बता रहे थे? एक्स स्क्वायर माइनस वन आ रहा है अंदर। एक्स स्क्वायर माइनस वन अगर अंदर आ रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन तो नेगेटिव वैल्यू है। और वो पहली बात तो यहां नहीं कटेगा, वहां नहीं कटेगा। दूसरी बात ये है कि आपका एक्स की वैल्यू अगर दे रखी है मुझे माइनस वन से लेकर वन के बीच में, ठीक है, तो मेरे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां के बीच में है? जीरो से लेकर वन के बीच में। जीरो से लेकर अगर वन के बीच में मेरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है तो आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है वो माइनस वन से लेकर कहां के बीच में चला जाएगा? जीरो के बीच में चला जाएगा। और अगर रूट के अंदर ये आपने लिख दिया तो वो नेगेटिव वैल्यू लिखी हुई है, नेगेटिव वैल्यू फंक्शन सेट। हाँ भाई, करना क्या, प्रूफ क्या करना, तो एफ एक्स निकल कर आया। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? माइनस में रूट थ्री बाई टू से लेकर रूट थ्री बाई टू तक। किसका इंटीग्रेशन करना है मुझे? एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव के साथ अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। इस वाले फंक्शन को पहचानते हैं? ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? इधर वाला उधर वाले को अलग अलग मान रहा हूं मैं। देखो, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जब लिमिट चली गई माइनस रूट थ्री बाई टू से लेकर रूट थ्री बाई टू तक, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आपसे बोलेगा कि लिमिट देखते ही हम प्रॉपर्टी फाइव का, इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी का यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपने ये लिमिट दी ही इसलिए जाती है आप उसका यूज कर पाओ। यहां पर लिखा हुआ है कि एक्स की पावर फाइव, फाइव के साथ अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में डी एक्स, प्लस में आपके पास माइनस में रूट थ्री बाई टू से लेकर रूट थ्री बाई टू तक। आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट है वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर लगा हुआ है डी एक्स। आपको पता है ये वाली वैल्यूज जानी है, ये जीरो जानी है। नीचे वाला फंक्शन इवन है, माइनस एक्स फोर्टी, ये बाहर माइनस निकाल देगा अपना। ये अपने आप में फंक्शन कैसा था? ऑड था, ऑड था। ये तो जीरो आ गया। अच्छा, ये अपने आप में कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। ये अपने आप में इवन फंक्शन है, मतलब वैल्यू बराबर आएगी आपके पास माइनस में रूट थ्री बाई टू से लेकर रूट थ्री बाई टू, और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, और यहाँ अंडर रूट में लिखा हुआ है वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कैसे? अच्छा, टू टाइम्स कर देंगे ना, टू टाइम्स। कैसे करेंगे इसको? अगर एक्स को मैं साइन थीटा पुट कर लूँ, हाँ एडजस्टमेंट से तो हो जाएगा, लेकिन एडजस्टमेंट से क्या होगा ना कि ये ऊपर अंडर रूट है वन माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। मैं उससे एक बार सोच रहा हूँ कि शायद बच पाए हम। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू को साइन थीटा पुट कर दूं तो नीचे बन जाएगा कॉस थीटा, ऊपर भी आएगा कॉस थीटा, कट जाएंगे, यहां पर बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। एक्स की वैल्यू को साइन थीटा पुट करके तो देखो एक बार सब्स्टिट्यूशन। एडजस्टमेंट से हो सकता है, मेथड वन आपका एडजस्टमेंट है, लेकिन एडजस्टमेंट करोगे या माइनस मल्टीप्लाई करोगे फिर वन ऐड करोगे, ऊपर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो बड़ा इंटीग्रेशन है। बड़ा इंटीग्रेशन है, उसको बचाने के लिए मैंने एक्स की वैल्यू को साइन थीटा पुट कर दिया। एक्स की वैल्यू को साइन थीटा पुट कर दिया, डीएक्स की वैल्यू आपके पास कॉस थीटा डी थीटा आ गई, और यहां पर आपने लिमिट पुट कर ली। ठीक है, ये रहा एक्स और ये रहा थीटा। एक्स की वैल्यू जब जीरो रखी है, थीटा की वैल्यू जीरो आएगी। एक्स की वैल्यू अगर रूट थ्री बाई टू आई है तो थीटा की वैल्यू अगर पाई बाई थ्री आएगी। देख लो आराम से, पाई बाई थ्री आएगी ना। एक्स की वैल्यू जब रूट थ्री बाई टू है तो थीटा की वैल्यू पाई बाई थ्री। तो आपका यहां पर बनकर आया टू टाइम्स जीरो से लेकर पाई बाई थ्री में एक्स स्क्वायर की जगह आपके पास बन गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर बन गया आपके पास कॉस थीटा, यहां बन गया डी थीटा, और नीचे बैठा हुआ है आपके पास अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब अंडर रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है ये और ये कट गए, ये दोनों कट गए, कॉस थीटा से कॉस थीटा। जीरो से लेकर पाई बाई थ्री में, हाँ भाई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। कैसे? हाँ, टू साइन स्क्वायर थीटा पड़ा हुआ है ना, टू साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस टू थीटा डी थीटा। ये आपने लिख लिया, वन का निकल कर आया थीटा माइनस में, माइनस का साइन इंटीग्रेशन करें ना माइनस में साइन टू थीटा बाई टू, और लिमिट जीरो से लेकर पाई बाई थ्री में कितनी यहां पर पुट होगी? पाई बाई थ्री। टू पाई बाई थ्री हो जाएगा। साइन की वैल्यू कितनी आती है? रूट थ्री बाई टू, माइनस में रूट थ्री बाई फोर। ठीक है, और माइनस में जीरो। ठीक जा रहा है क्या आंसर? देख लो आराम से, परेशान नहीं होना। एडजस्टमेंट आपका बढ़िया तरीका था। अगर आपसे नहीं हो रहा है एडजस्टमेंट लगा दो। ऐसा नहीं है कि उसका फॉर्मूला आपको याद नहीं है, वो फॉर्मूला भी आपके पास है, एडजस्टमेंट लगा दोगे, उसमें भी कोई परेशानी नहीं होनी है। और थोड़ा सा फॉर्मूला थोड़ा लेंदी होता है, इसलिए मैंने सोचा कि साइन थीटा पुट करने से ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन लिखूं अगला। A solution curve of
कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है? एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में 4x प्लस में 2y प्लस 4 और यहाँ पर लगा हुआ है आपके पास dy/dx, ठीक है, माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जहां पर आपका x इज ग्रेटर देन 0, पासिस थ्रू द पॉइंट। किस पॉइंट से पास कर रही है आपके पास? 1,3 से। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 4x प्लस 2y प्लस 4, ठीक है, पास थ्रू द पॉइंट 1,3। देन द सॉल्यूशन कर्व, ये 1,3 जो दिया है आपको पता है c निकालने के लिए दिया है कि कर्व जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो पुट करोगे तो c निकल आएगा। देन द सॉल्यूशन कर्व, पहला ऑप्शन इंटरसेक्ट्स y इज इक्वल टू x प्लस 2 exactly at one point. B option intersects y is equal to exactly at 2 points. C option intersects y is equal to x plus 2 का होल स्क्वायर। D option does not intersect y is equal to x plus 3 का होल स्क्वायर। अपने आप में काफी तकलीफ दे क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा फंक्शन पे आपका हाथ अच्छा होना चाहिए। x प्लस 2 का क्या कहते हैं? सॉल्यूशन करो डिफरेंशियल इक्वेशन पासेस थ्रू द पॉइंट 1,3। ये तो दिया आपको उसके लिए c निकालने के लिए। इसको मैं देखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, क्या लिखा हुआ है आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में 4x प्लस में 2y प्लस 4 के साथ लगा हुआ है यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। x प्लस 2 की बात भी हो रही है कई बार और आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है, एक अपने आप में x प्लस 2 का होल स्क्वायर बैठा ही हुआ है, प्लस में y के साथ भी x प्लस 2 बैठा हुआ है, ठीक है, और इस सब के साथ लगा हुआ है आपके पास dy/dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अच्छा, ठीक है। ओह हो, इस क्वेश्चन की तकलीफ है। ठीक है, देख एक सेकंड में बस। x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक बार क्या करा जाए कि dy/dx निकाल लेता हूं। यहाँ से dy/dx मेरे पास लिखा हुआ है वाई स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर लगा हुआ है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y के साथ x प्लस 2, ठीक है। मैंने dx/dy निकाला है यहाँ से, dx/dy क्योंकि वाई स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। एक बार dx/dy देखता हूँ, dx/dy की वैल्यू निकल कर आ रही है आपके पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस में x प्लस 2 अपॉन वाई dx/dy। अरे यार, इस क्वेश्चन की तकलीफ आ गई। इस क्वेश्चन की क्या तकलीफ आ रही बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन है बर्नौलीज का, क्योंकि y की भी पावर चढ़ी हुई है और x की भी पावर चढ़ी हुई है, ठीक है। y की पावर चढ़ी हुई है और x की पावर चढ़ी हुई है, तो दोनों आपके पास फंक्शन है, तो ये बर्नौलीज का क्वेश्चन हो जाएगा। तो वैसे आते हैं कि ये असल में लास्ट क्वेश्चन था डी का, बर्नौली का ही क्वेश्चन है, साथ लगे हुए 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का dx/dy, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 1 अपॉन एक्स के साथ एक्स प्लस 2 के साथ y, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख देंगे, देखो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx/dy माइनस में 1 अपॉन एक्स प्लस 2 के साथ y इज इक्वल टू 1 बाई वाई स्क्वायर। देखना, अगर आपके साथ dy/dx के साथ कोई y की पावर n चढ़ी हुई होती है, तो यहाँ पे तो x की पावर उल्टा है, तो x की पावर n चढ़ी, और यहाँ पे तो इसको मैं t मान लूंगा और ये मेरे पास dt बनाएगा। लेकिन ये बर्नौलीज का क्वेश्चन है, एक सेकंड इसको रोक देते हैं।
इसको रोक देते हैं, ठीक है, 2 पेज छोड़ दो, क्वेश्चन लेने दिया। बर्नौलीज शुरू कर, बर्नौलीज के क्वेश्चन शुरू करने थे, पहला क्वेश्चन ही क्यों पड़ा हुआ बर्नौलीज में, लेकिन गलत बात है। दो कहाँ गए? आओ, ठीक है, बर्नौलीज का, तो बर्नौली पे अब अभी आपका वैसे कुछ नहीं है, बर्नौलीज के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, बता चुका हूं उसका मेथड, लेकिन तब भी ऐसे पहला क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी आते हैं इस पे दोबारा, आओ बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। सुनना भाई, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहती है कि अगर आपके पास dy बाई डी एक्स प्लस में यहां पर क्या पड़ा है, पी वाई पड़ा है, इज इक्वल टू क्यू टाइम्स वाई की पावर में n पड़ा है, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म हुई। तो आप इसके अंदर क्या करोगे, y की पावर n का डिवाइड लगाओगे, मेथड तो मैं लिखवा ही चुका हूं, y की पावर में, यहां आएगा 1 अपॉन y की पावर में n, यहां आएगा dy बाई डी एक्स, यहां प्लस में y अपॉन y की पावर में n माइनस वन इज इक्वल टू क्यू आएगा, यहां 1 अपॉन y की पावर में n माइनस वन को आप टी पुट कर लोगे, ठीक है, ये आप पुट कर लोगे तो आपके पास निकल कर आएगा 1 माइनस एन और y की पावर में माइनस एन, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी dt बाई डी एक्स, उसे मैं उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, लिख चुके हैं मेथड तो, ठीक है, मेथड डन है आपके पास। फर्क क्या है कि यहां पर जैसे आपके पास लीनियर और इसमें क्या फर्क है कि लीनियर के अंदर ये वाला टर्म नहीं होता है, ठीक है, बाकी सब कुछ होता है, ये टर्म नहीं होता है y की पावर n का लीनियर के अंदर, ठीक है। तो एक तो फॉर्म ये हुई बर्नौलीज की। अरे याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? क्या करते हैं फिर यहां पे, वो ये वाला आपका टी माना, ये 1 माइनस एन और जाके ये बन गया आपके पास यहां पर dt बाई डी एक्स, ठीक है, इधर टी बन चुका है, पी टी आ चुका है, ठीक है, 1 माइनस एन को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। मेथड तो कर चुके हैं, पहली फॉर्म, ठीक है। दूसरी देखो, अगर आपके पास dx बाई डी वाई आ जाए, dx बाई डी वाई, तो यहां पर निकल कर आएगा पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के साथ x की पावर में n, ये तो निकल कर आएगा। अरे ये फॉर्म होगी ना बर्नौली की, कि जब आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जाती है तो dx बाई डी वाई में यहां px आता है, यहाँ q आता है, x की पावर n नहीं आता है, ठीक है। मेथड क्या है आपके पास, यहां पर क्या मेथड होगा, डिवाइड बाई x की पावर n, x की पावर n से डिवाइड करोगे, यहाँ 1 अपॉन x की पावर n लगेगा, यहाँ dx बाई डी वाई लगेगा, प्लस में यहाँ पर p अपॉन x की पावर में n माइनस वन लगेगा, इज इक्वल टू क्यू लगेगा। आप क्या करोगे, 1 अपॉन x की पावर में n माइनस वन को, इसको आप t मान लोगे, आपके पास निकल कर आएगा 1 माइनस एन एक्स की पावर में माइनस एन डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी बाई डी वाई, वाई के टर्म में, ठीक है। इसको जब मैं पुट कर दूंगा, इसकी जगह पर रिप्लेस कर दूंगा मैं x की पावर माइनस एन में, यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस एन, और यहाँ पर डी टी बाई डी वाई, और यहाँ पर प्लस में पी टी इज इक्वल टू क्यू, देखो x की पावर में माइनस एन डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो 1 अपॉन 1 माइनस एन डी टी बाई डी वाई बन जाएगी, ये बन गई, वहां पी टी इज इक्वल टू क्यू। आपको पता है यहां से आप डी टी बाई डी वाई की जो वैल्यू लिखोगे, वो लिखोगे p के साथ 1 माइनस एन के साथ t इज इक्वल टू क्यू के साथ 1 माइनस एन, जहां पर 1 माइनस एन तो कांस्टेंट है, कोई परेशानी नहीं। अब ये अपने आप में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, अब जो p जो माना जाता है वो इस t का कोफिशिएंट माना जाता है, ये पूरा p हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरा q हो जाएगा। बात समझ में आ रही है इतनी? पीछे पिछले पेज पे तो dy बाई डी एक्स में भी कर सकते हैं आप, dy बाई डी एक्स में भी बर्नौली बन सकती है और dx बाई डी वाई में भी बन सकती है। आगे देखो, ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी, जब x की पावर, जब यहां पर dx बाई डी वाई था तो वहां x की पावर n लगा हुआ होगा, ठीक है। लीनियर से अलग होती है, लीनियर से अलग होने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये p और q तो y के फंक्शन है ही, आपके पास x नहीं आया, अकेला x का एक फंक्शन भी आ गया, और फंक्शन कैसा, पॉलिनोमियल, एक पावर चढ़ा हुआ, तब आप उसे कन्वर्ट कर लोगे।
प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा प्रोसेस आता है। कोई परेशानी तो नहीं इसमें। ये बर्नौलीज का मेथड हुआ। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, आप सॉल्व कर लोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, तो बर्नौलीज को लीनियर में कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन शुरू करूं इसका? आओ भाई, पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास कि x के साथ लगा हुआ है dy बाई डी एक्स, प्लस में लगा हुआ है y इज इक्वल टू आपके पास लगा हुआ एक्स क्यूब वाई की पावर में 6। ठीक है, सॉल्व करना है। x के साथ लगा हुआ है dy बाई डी एक्स, प्लस में y लगा हुआ है इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई की पावर में 6। अब देखो एक y अकेला आया है, x भी एक अकेला आया है, लेकिन आपके पास वहां एक्स क्यूब भी और y की पावर 6 भी, मतलब x की पावर n भी है और y की पावर n भी है। एक बार सॉल्व करने की कोशिश करोगे जब, तो यहां पर देखो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। पहले तो x का डिवाइड लगाऊं, डिवाइड बाई x किया आपने, तो यहां पर निकल कर आया प्लस में y बाई एक्स निकल आया इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर वाई की पावर में 6 हो गया। अब ये लीनियर बनने को एकदम तैयार है, अगर ये y की पावर 6 ना होता तो आप बोलेगा ना ये आपके अपने आप में 1/x p बन जाएगा, ये q बन जाएगा। अगर ये ना होता तो फॉर्म दिख गई आपको, ये y की पावर में n चढ़ा हुआ है यहां पर, ये आपका y की पावर में n है, तो आप डिवाइड कर दोगे y की पावर 6 से। y की पावर 6 से डिवाइड करूंगा तो 1/y की पावर में 6, यहां पर dy बाई डी एक्स, प्लस में यहां पर 1/y की पावर में 5 के साथ लगा हुआ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स के साथ वाला जो है वो तो डेरिवेटिव में जाता है, तो सब्स्टिट्यूशन किसका होता है? दूसरे वाले का, इधर वाले का। इधर वाले का सब्स्टिट्यूशन हुआ, मतलब y की पावर में -5 को मैंने t रख लिया, तो -5 y की पावर में -6 dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू dt बाई डी एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट किया है। लिख लेना चाहो तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहां से आपके पास 1/y की पावर में 6 dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू निकल कर आई वो माइनस में 1/5 dt बाई डी एक्स के बराबर आ गई। इतनी बात में तो कोई परेशानी नहीं। 1/y की पावर 6 dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई वो -1/5 dt बाई डी एक्स आ गई। इसकी जगह पर -1/5 dt बाई डी एक्स हो गया, प्लस में ये आपका 1/x के साथ t लग गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लगा हुआ है। ध्यान से करो, ध्यान से, छूट नहीं चाहिए। सिंपल सी चीज है, -5 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास dt बाई डी एक्स लगा हुआ है, माइनस में 5t अपॉन एक्स लगा हुआ है इज इक्वल टू -5x स्क्वायर लगा हुआ है। ये रहा क्वेश्चन, देखो x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई। ठीक है, पहले x का डिवाइड करके dy बाई डी एक्स को अलग कर लिया, लीनियर दिख रही थी इसकी जगह पर, अगर ये ना होता तो ये जैसी दिख गया आपको y की पावर में n, आपको पता लग गया तो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई परेशानी नहीं इसके अंदर। ये आया निकल के। ठीक है, आपको पता है p की वैल्यू बताओ कितनी है अब? -5/x, और q की वैल्यू माइनस में 5x स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब लिखा जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में इंटीग्रल में p dx, p का मतलब -5/x dx। ठीक है, तो ये आपको लग रहा है कि 1/x की पावर में 5 निकल कर आएगा, 5 टाइम 5/x की पावर में 5, 1/x की पावर में 5 सही है। -5 को बाहर निकाल लूंगा, ln x आएगा, ln x की पावर में -5 जाएगा, 1/x की पावर 5 हो जाएगा, e से ln कट जाएंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, क्या लिखते हैं? t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब 1/x की पावर में 5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q, q कितना है? माइनस में 5x स्क्वायर के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो कितना है? 1/x की पावर में 5, और यहाँ पर क्या लगेगा? dx। आपके पास -5 इंटीग्रेशन में x की पावर में -3 और यहाँ पर लगा हुआ है dx। ठीक है, ये आपके पास निकल कर आएगा, एक पावर बढ़ेगी -2, मतलब 5/2x स्क्वायर प्लस में c, और t अपॉन x की पावर में 5। ठीक है, और t आपने किसको रखा था? y की पावर -5 को, y की पावर -5 को, तो आपने यहां 1/x की पावर में 5, y की पावर में 5 इज इक्वल टू 5/2x स्क्वायर प्लस में c, ये निकल कर आ गया। परेशानी तो नहीं इसमें कोई? सिंपल सा क्वेश्चन।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, cos x और यहां पर लगा हुआ है dy इज इक्वल टू आपके पास y के अंदर यहां पर लगा हुआ है sin x माइनस में वाई स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है आपके पास dx। सॉल्व। cos x dy इज इक्वल टू y के साथ sin x माइनस में वाई स्क्वायर और फिर लगा हुआ है आपके पास dx, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले तो dy बाई डी बना ले। dy बाई डी यहां पर कितना लगा हुआ है cos x इज इक्वल टू y के साथ लगा हुआ है यहां पर sin x माइनस में वाई स्क्वायर, फिर cos x का डिवाइड लगा रहा हूं। cos x का डिवाइड एकदम धीरे धीरे बनाते हुए चलना। cos x का डिवाइड लगा लिया, y के साथ लग गया आपके पास tan x माइनस में वाई स्क्वायर के साथ लग गया कितना है बस sec x। ठीक है, इसको मैं इधर ले आया, ये dy बाई डी अपनी जगह लिखा हुआ है, माइनस में tan x के साथ लगा हुआ है आपके पास y इज इक्वल टू माइनस में वाई स्क्वायर के साथ लगा हुआ है sec x। लीनियर नहीं आ रही, y से डिवाइड कर, वाई स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो ये तो ठीक है, p लगा हुआ है x का फंक्शन, ये q लगा हुआ है x का फंक्शन। यहां पे अगर वाई स्क्वायर ना होता तो मजा आता। आपने कहा ये अपने आप में बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो राइट साइड पे जो y की पावर है उससे डिवाइड लगा दो, डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, तो ये 1 बाई वाई स्क्वायर निकल कर आया। यहाँ पर क्या लगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पर माइनस में tan x बाई वाई लग गया। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस में sec x लगा हुआ है। आपको पता है 1 बाई वाई को आपको क्या पुट करना है, t पुट करना है, तो आपके पास माइनस में 1 बाई वाई स्क्वायर dy की वैल्यू dy बाई डी की वैल्यू dt बाई डी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, मतलब 1 बाई वाई स्क्वायर dy बाई डी की वैल्यू माइनस में dt बाई डी हो जाएगी। ये आपने पुट कर दिया, माइनस में dt बाई डी माइनस में t के साथ tan x इज इक्वल टू माइनस में sec x। इतनी बात में तो कोई परेशानी नहीं। माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर dt बाई डी की वैल्यू dt बाई डी प्लस में t टाइम्स tan x इज इक्वल टू sec x के बराबर हो जाएगी। जैसे ही आपके पास ये आ गया, आपको पता चल गया अब p की वैल्यू मेरे पास tan x है और q की वैल्यू मेरे पास sec x है। p की वैल्यू अगर tan x है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल के लिखोगे e की पावर में इंटीग्रेशन में tan x dx, और tan x dx का tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। log के अंदर mod sec x लिखना है, log sec x लिख दिया, और log sec x अगर e से log कटा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, सीधा सीधा sec x निकल आएगा। अगर आपके पास sec x निकल आया तो आपको लिखना है t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है sec x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q कितना है आपके पास sec x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है sec x, और यहाँ पर लगा हुआ है dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना निकल कर आएगा tan x प्लस में c, यहाँ पर क्या लगा है sec x, और t की वैल्यू कितनी थी आपके 1 बाई वाई। कोई परेशानी तो नहीं है, बर्नौली समझ में आ रही है, कोई इतनी ज्यादा तकलीफ की चीज नहीं होती। लिख दूं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो मेनली क्या है कि एक सब्स्टिट्यूशन करना होता है आपको बर्नौलीज के लिए और उसे लीनियर बना दे, तो सब ये ऐसा है समझ लो कि सब्स्टिट्यूट करके लीनियर बनाना। y के साथ आपके पास लगा हुआ है 5 डैश x माइनस में यहाँ पे लगा हुआ है 5x और यहाँ पे लगा हुआ है आपके पास 5 डैश x इज इक्वल टू 0। सॉल्व। ये अपने आप में y की पावर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस सब्स्टिट्यूशन से कन्वर्ट करने वाले ही। और बर्नौलीज में भी क्या होता है, बर्नौली में खास तरीके का सब्स्टिट्यूशन होता है। इसके अंदर एक जनरल सब्स्टिट्यूशन है, आपको सोचना है कि भाई ये जो y डैश है क्या लिखा हुआ है dy बाई डी प्लस में आपके पास यहां पे मैंने क्या किया कि 5 डैश x को अगर कॉमन निकाल लिया तो आगे बचा y माइनस 5x। ठीक है, 5x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। किसको उधर भेज के,
किसको डिवाइड करना चाहते हो तुम? वाई की तो पावर ही नहीं है। मैं उसको उधर ले जाता हूं, तो उधर ले जाना है, बहुत बढ़िया। लो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपके पास लिख लिया, यहां पर आया 5 डैश एक्स और यहां पर आया आपका 5x माइनस वाई, ये आ गया। अब बताओ क्या करूं? हाँ वो dt बन जाएगा। अब देखते हैं, 5x को t मान लिया तो 5 डैश एक्स dx कह रहे हो तुम, 5 डैश एक्स। अच्छा वो माइनस वाले टर्म को ले आ रहे थे उसको, अच्छा अच्छा ठीक है, ये dt हो जाएगा वैसे। 5 डैश एक्स की वैल्यू dt बाई डी एक्स हो जाएगी, देखो ना। और फिर dx से dx हटा देंगे। मैं दिखाता हूं आपको, ऐसे करो सॉल्व। देखो dy की वैल्यू, आप इसको ना पहले इसे ब्रेक करो। 5 डैश एक्स के साथ क्या लग गया आपके पास? dx, यहां पर लग गया 5x और माइनस में y, ऐसे लग गया। ठीक है, अगर मैंने 5x को t मान लिया तो 5 डैश एक्स dx की वैल्यू dt के बराबर हो जाएगी। तो ये लिखा हुआ है dy इज इक्वल टू, यहां बन गया dt और यहां पर बन गया आपके पास t माइनस वाई, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ये dt को मैं नीचे ले आया, इस dt को नीचे लाने के बाद यहां पर dy बाई dt, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास t माइनस वाई लिखा हुआ, और इसको जैसे ही आप लिखोगे तो dy बाई dt प्लस में y इज इक्वल टू t, ये अपने आप में क्या बना हुआ है? एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट करके लीनियर बनाना, यही बर्नौली का काम होता है, यही लीनियर में सब्स्टिट्यूशन का काम होता है। आपको सोचना है मैं क्या सब्स्टिट्यूशन करूं जिससे लीनियर बन जाए। कि अगर 5x अपने आप में, एक बात बस इसमें समझनी है कि अपने आप में दो दो फंक्शन पड़े हुए हैं, एक आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स पड़ा हुआ है, एक आपका y इज इक्वल टू 5x पड़ा हुआ है। y इज इक्वल टू 5x पड़ा हुआ है, तो ये भी अपने आप में एक y ही होता है, एक टाइप का दूसरा। लेकिन आज हम इसको y नहीं लिख सकते क्योंकि एक y पहले से लिखा हुआ है, तो आपने इसको t लिख लिया। अगर आपने t लिख लिया तो 5 डैश एक्स dx की वैल्यू dt के बराबर आ जाएगी, जो पुट कर दिया, dx को इधर मल्टीप्लाई करके देख लो आराम से। सब्स्टिट्यूशन थोड़ा अलग टाइप का। जैसे ही आया, हाँ भाई बताओ जरा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखूं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में इंटीग्रेशन में 1 इंटू डी टी लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके नीचे क्या चल रहा है, t के रेस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन, तो ये निकल कर आ जाएगा e की पावर में t। e की पावर में t निकला है, आपको पता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में t इंटू e की पावर में t, और यहां पर क्या लगेगा dt। ठीक है, इसका सक्सेसिव इंटीग्रेशन करूंगा जब मैं, तो t के साथ e की पावर में t आएगा पहले, तो माइनस साइन के साथ फिर e की पावर में t आएगा, यहीं पर खत्म हो जाएगा, प्लस में c आएगा, तो y e की पावर में t। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई? t माइनस 1 प्लस c टाइम्स e की पावर में माइनस t। e की पावर t का डिवाइड लगा दिया, e की पावर t का। फिर आपको है कि t की वैल्यू पुट ही करनी है अगर आपको, तो अगर t की वैल्यू पुट करनी है तो y की वैल्यू आपके पास हुई 5x माइनस में 1 प्लस c टाइम्स e की पावर में माइनस में 5x। फाई अपने आप में कोई और फंक्शन है, देखो ये वाला फंक्शन भी फाई ही चल रहा था। पिछले वाला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। इन्होंने क्या किया है ना, इसको अगर ऐसे लिख दें, वो यहां पर के आपके पास dy के साथ लगा हुआ है 5 डैश एक्स इज इक्वल टू वाई के साथ लगा हुआ है 5x माइनस में लगा हुआ है वाई स्क्वायर, dy बाई डी एक्स ऐसे लिख देता हूं। ऐसे लिखा सकता है कि भाई साइन एक्स को क्या लिख लिया इन्होंने 5x, और कॉस एक्स को क्या लिख लिया इन्होंने 5 डैश एक्स, ऐसे करके लिखा जा सकता है। तो ये क्या हुआ ना, दूसरा एक्स का फंक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया, दूसरा एक्स का फंक्शन। एक वही सी टाइप की बात है, ये अलग बना हुआ है, वो अलग बना हुआ है, एक्स का एक दूसरा फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों पड़े हुए हैं। तो घबराना नहीं है उसमें बिल्कुल कि क्या हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, आपके पास लिखा है 2xy dy बाई डी एक्स की वैल्यू पड़ी हुई है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 1। 2xy dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो x का भी पावर 2 चल रही है, y की पावर 2 चल रही है। बहुत दिल चाहता है कि इसको होमोजीनियस बना दें, यहां भी डिग्री 2 है, यहां भी डिग्री 2 है, यहां भी डिग्री 2 है, लेकिन यहां नहीं है,
तो ये होमोजीनियस तो बन नहीं पाएगा। क्या करोगे भाई? सब्स्टिट्यूशन से कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ? कुछ ट्राई किया क्या? कुछ सॉल्व तो करो इसको। एक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं कि अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, यहाँ पे ये तकलीफ होती है थोड़ी सी कि सब्स्टिट्यूशन आपको खुद से देखना पड़ता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैंने टी, उस राइट वाले टर्म को पूरे को टी लिख दिया, अगर मैंने लिख दिया तो क्या होगा? सोचता है कुछ और लेना पड़े अभी, तो आप इसको एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहां पर निकल कर आएगा आपके पास 2x, यहां पर निकल कर आएगा 2y। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? dt बाई डी एक्स के बराबर हो जाएगा। कोई परेशानी तो नहीं? आपको पता है अगर आपको dy बाई डी एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है तो यहां पर आपका 2y के साथ क्या लगा होना चाहिए? x लगा होना चाहिए। तो मैं x मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x मल्टीप्लाई कर दिया, यहां बन गया 2x स्क्वायर, यहां पर 2xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x टाइम्स dt बाई डी एक्स। ठीक है, अब सिर्फ x और t का टर्म बचेगा, y के सारे टर्म हट जाएंगे, इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। अगर उधर सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं तो आपके पास 2xy dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी x टाइम्स dt बाई डी एक्स माइनस में 2x स्क्वायर इज इक्वल टू t बैठा हुआ है उधर। दिख रहा है आपको? आपने डिवाइड बाई x कर दिया, डिवाइड बाई x कर दिया तो यहां पर निकल कर आया dt बाई डी एक्स माइनस में 2x इज इक्वल टू t बाई एक्स। बस बन गई लीनियर। dt बाई डी एक्स माइनस में t बाई एक्स इज इक्वल टू 2x। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनकर आ गई। बात क्या है कि सब्स्टिट्यूशन सोचना है, और सब्स्टिट्यूशन आपको अलग अलग तरीके से, अब वो सिखाया नहीं जा सकता कि सब्स्टिट्यूशन कैसे सोचना है। अब आते आते ठीक है, यहां से आपको पता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में माइनस साइन के साथ इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स लिखूंगा और आपका 1 बाई एक्स निकल आएगा। 1 बाई एक्स निकल आएगा कि इंटीग्रेशन होगा ln x माइनस साइन के साथ, ln के अंदर 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स निकल आया। ठीक है, अब आपको y t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर t इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q है आपका 2x इंटू 1 बाई एक्स, और यहाँ पर लगेगा dx, ये और ये कट गया आपके पास। ठीक है, तो t बाई एक्स की वैल्यू आपके पास 2x प्लस सी निकल कर आ गई, और t की वैल्यू पुट कर दो फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। सब्स्टिट्यूशन को देखना ध्यान से। सब्स्टिट्यूशन, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन मेनली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है। सब्स्टिट्यूशन आपको अलग अलग तरीके से करना पड़ता है, उसमें जो एक स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन है कि y की पावर दे रखी है और डिवाइड कर दो, तो वो उसका तो नाम है बर्नौलीज। बाकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अलग भी तो सब्स्टिट्यूशन होते होंगे, इसीलिए सोचो टाइप भी बना के रखते हैं वो, कि फॉर्म में मैंने ये भी लिखवाई थी आपको dt बाई डी एक्स हो, अगर वो फॉर्म में इसीलिए आती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है सब्स्टिट्यूशन। सवाल बस इतना ही सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा। मुझे बताओ, आप सबसे पहला काम प्रायोरिटी लोगे, क्वेश्चन में आपके सामने एग्जाम में आया वेरिएबल सेपरेट करोगे, क्या कर लोगे क्या वेरिएबल सेपरेट? इसके आप करते रहना कोई वेरिएबल से, फिर आप कहोगे कि होमोजीनियस ट्राई करते हैं। अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ट्राई करनी है 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, कभी नहीं बनेगी होमोजीनियस। आपको पता है फिर बननी है लीनियर। लीनियर, अब लीनियर के लिए आपको क्या करना होता है कि dy बाई डी एक्स के साथ आप डिवाइड ही लगाओगे एक बार को, अलग तब भी नहीं होगा। जब अलग नहीं होगा तो फिर कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन सूझेगा, और उस सब्स्टिट्यूशन को देखते देखते ऐसे कर करके कुछ ना कुछ करके यहां तक पहुंचोगे। फिर उसके बाद ये नहीं है कि पहले स्टेप में सब्स्टिट्यूशन समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा एग्जाम में। पहले आप इसको चेक करोगे, ये नहीं होगा, फिर इसको चेक करोगे, ये भी नहीं होगा। ये तो दिख रहा है कि नहीं होगा, इसमें तो जब भी ट्राई करना पड़ेगा कि क्या पता अलग हो जाए। ये तो दिख रहा है कि होमोजीनियस नहीं है। फिर लीनियर की तरफ आएंगे, जब लीनियर नहीं बन रहा होगा तो उसमें सब्स्टिट्यूशन, लीनियर बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसका स्पेसिफिक केस क्या है? बर्नौलीज। आओ देखो अगला क्वेश्चन, सॉल्व। e की पावर x के साथ लगा हुआ है आपके पास x प्लस 1, यहां पर लगा हुआ है dx प्लस साइन के साथ y e की पावर में y माइनस x e की पावर में x, यहां पर लगा हुआ है dy इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करना है आपको। x के भी फंक्शन पढ़े और y के भी फंक्शन पढ़े।
एक्स के ही फंक्शन पढ़े, वाई के ही फंक्शन पढ़े। ई की पावर एक्स के साथ एक्स प्लस वन पड़ा हुआ है, अच्छा ठीक है, प्लस में वाई ए की पावर वाई माइनस में एक्स ई की पावर में एक्स डी वाई। डी वाई बाई डी एक्स बना लिया जाएगा पहले। ये जाएगा आपके पास वाई ई की पावर में वाई माइनस में एक्स ई की पावर में एक्स, और यहाँ पर लगा हुआ है आपके पास डी वाई इज इक्वल टू माइनस में ई की पावर एक्स के साथ एक्स प्लस वन के साथ लगा हुआ है डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो निकल कर आएगी ई की पावर में एक्स के साथ एक्स प्लस वन, और नीचे लगा हुआ है एक्स ई की पावर में एक्स माइनस में वाई ई की पावर में वाई। ये पुट हो रखा है। एक्स ई की पावर में एक्स माइनस में कुछ सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है कि आपको? देखो सब्स्टिट्यूशन करने में एक बात का ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट द टर्म whose derivative is present। उस टर्म को सब्स्टिट्यूट करना भैया जिसका डेरिवेटिव दिख रहा हो। आपको पता है फाइव एक्स वाले क्वेश्चन में क्योंकि फाइव डैश एक्स पड़ा हुआ था तो मैंने फाइव एक्स को किया, अगर फाइव डैश एक्स नहीं पड़ा होता तो मैं फाइव एक्स को सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा होता। अब आप अगर एक्स ई की पावर एक्स को टी मानोगे, इसका डेरिवेटिव मुझे दिख रहा है भाई, एक्स ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, एक्स ई की पावर में एक्स प्लस में ई की पावर में एक्स, और यहां पर क्या लगेगा डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी डी टी, मतलब ई की पावर में एक्स के साथ एक्स प्लस वन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी। मतलब अगर मैं इसको टी पुट करूं तो ये इधर डी एक्स लेके जाऊंगा, कितना बन जाएगा डी टी बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट उसी टर्म को करना, ये नहीं वाई की पावर वाई को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपको चाहिए होगा वाई प्लस वन ई की पावर वाई, कहीं मिल रहा है क्या? तो डी वाई तो कहीं निकलेगा ही नहीं। तो सब्स्टिट्यूट उस टर्म को करना है जिसका डेरिवेटिव इज प्रेजेंट, उस डेरिवेटिव इज प्रेजेंट। तो आपने एक्स ई की पावर एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपका यहां डी वाई आया इज इक्वल टू, ये तो बन जाएगा डी टी, और नीचे बना हुआ टी माइनस वाई ई की पावर में वाई, ये तो बनकर आएगा। डी टी वाई डी वाई बनाऊं कि डी वाई बाई डी टी बनाऊं? डी टी वाई डी वाई बना लेते हैं। ठीक है, तो डी टी बाई डी वाई की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू निकल कर आएगी टी माइनस वाई ई की पावर में वाई, यही तो निकल कर आएगी। ठीक है, आपको टी काटना, अभी लीनियर बनने को एकदम लीनियर बन चुका, अब क्या बचा? डी टी वाई डी वाई माइनस में टी इज इक्वल टू माइनस वाई ई की पावर में वाई। ठीक है, ये आपका क्या बना हुआ है, यहां पर पी की वैल्यू कितनी है माइनस वन, और क्यू की वैल्यू कितनी है माइनस वाई ई की पावर वाई। ठीक है, आपको पता है पी की वैल्यू कितनी है माइनस वन, और क्यू की वैल्यू कितनी है माइनस वाई ई की पावर में वाई। ठीक है, आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू ई की पावर में इंटीग्रेशन में माइनस में डी वाई, ई की पावर में माइनस वाई आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, आपको पता है फॉर्मूला आप क्या बनाओगे, टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में आपके पास क्यू माइनस वाई ई की पावर में वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहां पर लगेगा डी वाई, ये और ये कट जाएंगे, माइनस में वाई स्क्वायर बाई टू प्लस में सी, या टी इंटू ई की पावर में वाई माइनस वाई। कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर? ये कितना हो जाएगा आपके पास, एक्स ई की पावर में एक्स इज इक्वल टू माइनस में वाई स्क्वायर ई की पावर में वाई बाई टू प्लस में सी ई की पावर में वाई। टी की वैल्यू एक्स ई की पावर में एक्स थी। अभी भी देख लो, फिर से देख लो, जब आपके पास ये टर्म निकल कर आया तो आपको पता है इसके अंदर y का भी फंक्शन पड़ा हुआ है और x का भी फंक्शन पड़ा हुआ है। y का भी फंक्शन पड़ा है, x का भी फंक्शन पड़ा है, किसी हालत में होमोजीनियस तो है ही नहीं, e की पावर के टर्म चल रहे हैं। e की पावर में अगर y बाई एक्स होता तो मैं तब भी समझ लेता, लेकिन e की पावर में y कभी होमोजीनियस नहीं बनाना आपके सामने, कभी नहीं हो जाएगा। अच्छा, वेरिएबल सेपरेट हो नहीं पाएगा, करके देख लेना, हो रहा है क्या वेरिएबल सेपरेट? dx बाई dy में नहीं होगा, वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा, वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा। फिर लीनियर बची आपके लिए तीन ही तरीके। लीनियर के अंदर अब वो कोई सा भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन वाला भी हो सकता है, नॉर्मल भी। अब आपको दिख रहा है कि अगर एक्स ई की पावर एक्स पड़ा है तो उसका डेरिवेटिव भी पड़ा हुआ है ऊपर, तो क्यों ना इस टर्म को छोटा कर ले।
बात समझ में आ रही है? बहुत अटक रहे हो क्वेश्चन पे, नहीं आ रही बात समझ में? अगले क्वेश्चन पे आओ। लिख लिया ये? इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर x में एफ टी कॉस टी माइनस में कॉस के अंदर t माइनस एक्स, यहां पर लगा हुआ है डी टी, ठीक है। जब ये कह रहे हैं कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, देन फाइंड एफ एक्स। आपको ये पता है क्वेश्चन कर्व ही निकालना है, ठीक है। अगर आपको कर्व निकालना है तो कर्व की डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी हो या डिफरेंशियल इक्वेशन में दे रखी हो या न्यूटन लेबनीज में, इससे बनती है डिफरेंशियल और डिफरेंशियल से बना लेते हैं हम कर्व की। टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि न्यूटन लेबनीज से कर्व कैसे निकलेगा, कि पहले डिफरेंशिएशन होगा और डिफरेंशिएशन के बाद लगेगा, और डिफरेंशिएशन में तो कोई परेशानी नहीं है। आपको पता है पहले निकालेंगे एफ डैश एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी आपके पास एफ एक्स कॉस एक्स माइनस में कॉस 0 1 हो जाएगा ये तो। अरे वो कर ही नहीं रहा मैं तो इसमें लिख रहा हूं एक्स माइनस एक्स तो 0 हो गया, ठीक है। ये कितना निकल कर आया आपके पास, ये देखो ये निकला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई के साथ निकला कॉस एक्स और माइनस 1। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया एकदम। ये मैं एकदम से इसमें तकलीफ सी आ रही है कि ये क्वेश्चन ये ऐसा कैसे हुआ कि यहाँ कॉस के अंदर आपने टी रख दिया, माइनस 1 निकलेगा, डेरिवेटिव लेने जाओगे। अच्छा कितना आया आंसर? आ जाएगा ना इससे, तो आंसर तो आ जाएगा इससे। कॉस का इंटीग्रेशन करोगे ई की पावर में कुछ इसमें मुझे डाउट लग रहा है। इंटीग्रेशन टू 0 से x में कॉस के अंदर t माइनस एक्स डी टी, अगर इसको मैंने कोई आपका ये मान लिया gx मान लिया, ये बार माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेशन, ये तो तकलीफ है। ये तो देख रहा हूँ कि ये जो माइनस ये आ गया है, लेकिन खैर वहां पे कुछ भी है, ये तो वाई कॉस एक्स ही रहेगा। कितना आया निकल के ये पी आया होगा ई की पावर में तो क्यों इंटीग्रेशन तो कॉस एक्स का ही होगा ना। अच्छा उसके अंदर नहीं हो रहा, साइन एक्स नहीं आ रहा कोई और, ई की पावर और कॉस एक्स नहीं आ रहा अलग से, कॉस एक्स नहीं आ रहा। हाँ तो ये हमने गलत किया है, मुझे लग ही रहा है कि गलत किया। अगर मैंने इसके अंदर किंग लगा दी, एक बार को देख रहा हूं मैं, फर्क तो पड़ता नहीं है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। किंग लगा दी तो क्या लिखूंगा, कॉस के अंदर x माइनस टी माइनस में x डी टी, ये और ये कट गया आपके पास, इंटीग्रेशन आपके पास कॉस के अंदर माइनस टी, हाँ ये आएगा ना देखो डी टी, ये आएगा निकल के। देखो क्या किया, इसको इस वाले टर्म में मुझे डाउट था कि 0 आई कैसे आ जाएगा, वो अपने आप में फंक्शन ऑफ एक्स निकलना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू निकल आई, ठीक है। ये अपने आप में गलत है, यहां पे ऐसे नहीं करते हैं। इसके अंदर टी और एक्स पड़ा हुआ है, यहां पे कांस्टेंट वैल्यू निकल कर आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू थोड़ी निकाल देंगे, 1 निकल कर आ जाएगा ना, 1 नहीं निकलेगा। देखो मैंने इस वाले टर्म को जीएक्स मान लिया, जीएक्स माना, इसके अंदर मैंने प्रॉपर्टी 4 लगा दी, प्रॉपर्टी 4 लगाऊंगा तो इस टी में लगेगी, टी है ना इंटीग्रेशन का वेरिएबल, टी की जगह पर क्या लिखा जाएगा आपका x माइनस टी, टी की जगह पर आपने x माइनस टी रख दिया, x से x कट गया,
किंग लगाने से वैल्यू पे तो असर पड़ता नहीं है, 0 से x की लिमिट चल रही है आपके पास, कॉस, हाँ ये निकल कर आएगा आपके पास। तो ये आपके पास 0 से लेकर x में आपके पास cos x cos t dt लिखा हुआ है। क्या हुआ? cos t dt लिखा हुआ। अब नहीं लगाओ, अब लगाओ आराम, पहले तो इसको सॉल्व कर लें। कौन सा माइनस वाला? टी में ही तो लगाया है, एक्स तो वैसे ही रखा हुआ है, टी में ही तो लगाया है, टी की जगह पे ही तो रखा है एक्स माइनस टी, वाला एक्स तो कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपका, क्योंकि आपको पता है कि एक्स भले ही बिहेव कर रहा हो कांस्टेंट की तरह, होता थोड़ी कांस्टेंट, एफ टी कॉस टी माइनस में आपके पास कॉस टी, और यहां पर क्या लगा हुआ है डी टी, ऐसे आ जाएगा। पहले आपने किंग लगा ली उधर वाले में, ठीक है, तो ये काम मत करना। अगर न्यूटन लेबनीज में ऐसा आंसर अगर लिख लेना, अगर कांस्टेंट निकल कर आ रहा हो, मतलब आपने मतलब टी और एक्स एक दूसरे को काट रहे हो पुट करने के बाद, तो आपने गलत लिख दिया है। न्यूटन लेबनीज के अंदर काट के 0 बना रहे हैं। ठीक है, आओ भाई कैसे करेंगे सॉल्व इसको। मैंने डिफरेंशिएशन ले लिया, एफ डैश एक्स की वैल्यू आपके पास निकल कर आई यहाँ पर एफ एक्स, यहाँ पर कॉस एक्स और माइनस में कॉस एक्स। मतलब अगर मैं कॉस एक्स को कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पर मेरे पास निकल कर आया एफ एक्स माइनस वन, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है फिर। ऐसे इसका मतलब आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई, डी वाई बाई डी एक्स की, वो वाई के साथ कॉस एक्स, ठीक है, माइनस में कॉस एक्स, ये लग कर आया। ठीक है, जब आपके पास ये लग कर आया तो आपको दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स माइनस में वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस में कॉस एक्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर में इंटीग्रल में माइनस में कॉस एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, माइनस कॉस एक्स डी एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स होगा, माइनस साइन एक्स निकलेगा, ई की पावर में माइनस साइन एक्स, ये आया था क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर? अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया, फिर आप आंसर लिखा आपने y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर में माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q माइनस में कॉस एक्स और ई की पावर में माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है डी एक्स। ठीक है, अगर मैं इसको टी मान लूँ पूरे को, तो पूरा क्या बन जाएगा आपका dt बन जाएगा, पूरा dt बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन में dt बैठा हुआ है, मतलब कि t प्लस सी, टी प्लस सी का मतलब क्या हुआ कि ई की पावर में माइनस में साइन एक्स। अगर आपने ई की पावर में साइन एक्स को टी माना तो माइनस में ई की पावर में साइन एक्स और कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी हो जाएगी, प्लस में सी, और यहाँ पर वाई इंटू ई की पावर में माइनस साइन एक्स। समझना भाई, इसका आंसर क्या हुआ, कॉस के अंदर टी माइनस। तो यहाँ पे आपको ये वाली बात समझ में आनी है कि आपने एक्स पुट किया और वो कट गए, एक्स पुट किया और कट गए, तो आपने गलत पुट किया है। ठीक है, इस स्टेप पे ध्यान देना, डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए भी है कि ऐसे कैंसिल हो गए नहीं होगा कि एक्स और एक्स ने एक दूसरे को काट दिया, इतनी बात है, परेशानी नहीं है। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे, उसे कर लिया। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, ये आया, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है क्वेश्चन। हाँ, बहुत सारी बातें थी इसके अंदर। क्या था क्वेश्चन, फिर से देख लेते हैं। कि आपका इसका कर्व का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कर्व इससे पास कर रहा है, ये तो सी निकालने के लिए, तो जो सॉल्यूशन कर्व है वो इनमें से किसको इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट पे करेगा, दो पॉइंट पे करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, हाँ भाई, तो पहले मैंने ये लिखा है ऐसे करके, आपका शुरुआत से दिखा देता हूँ, बल्कि ये बना हुआ था। ठीक है, इसमें से x प्लस टू का स्क्वायर दिख रहा था, अलग कर लिया, उधर ले गए। ठीक है, फिर रेसिप्रोकल लिया, dx बाई डी वाई बनाया, ऐसे बनकर आ गया। और यहाँ ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बनी हुई है कि आपने 1 अपॉन एक्स प्लस टू को अगर आपने t मान लिया तो माइनस में 1 अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, इसको अगर मैंने t माना है, dx बाई डी वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं, इज इक्वल टू dt बाई डी वाई, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो 1 अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर dx बाई डी वाई की जो वैल्यू है वो माइनस में dt बाई डी वाई हो गई। यहां पर माइनस में dt बाई डी वाई, माइनस साइन के साथ यहां पर निकल कर आया t बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई वाई स्क्वायर। इतनी बात में तो परेशानी नहीं।
ठीक है, आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, आपके पास डी टी बाई डी वाई प्लस में 1/y के साथ लगा हुआ है t इज इक्वल टू माइनस में 1/y स्क्वायर लगा हुआ है, ये निकल कर आया होगा। ठीक है, यहां पर ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। सब्स्टिट्यूशन देखना आराम, सब्स्टिट्यूशन क्या आपके पास एक y का स्क्वायर भी चल रहा है आपके पास, ठीक है, y का स्क्वायर भी चल रहा है और x प्लस 2 का मतलब x का भी फंक्शन है और y का भी फंक्शन है, और जैसे ही आपने आप इधर मल्टीप्लाई किया तो आपको दिख गया अगर वो फंक्शन है 1/x+2 तो ये उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो उसको क्या कर दूंगा, टी पुट कर दूंगा, इधर dt बन जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन बर्नौलीज में ये नहीं है कि सिर्फ पावर n होगी तभी होगा, लीनियर के ऊपर पावर n है या किसी भी चीज का हो सकता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, e की पावर में इंटीग्रल में 1/y dy कितना आएगा, यहां पर y निकल कर आएगा। सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर माइनस में 1/y स्क्वायर और यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है y, और ये कितना है आपके पास dy, ये और ये कट गया आपके पास, ln के अंदर 1/y बना। ठीक है, तो टी वाई की वैल्यू आपके पास ln के अंदर माइनस में ln y प्लस में c लिखा हुआ है। ठीक है, किस पॉइंट से पास कर रहा है भाई कर्व, अच्छा t की वैल्यू पुट करनी है 1/x+2, अच्छा y/x+2 इज इक्वल टू ln के अंदर क्या x+2 कर तो दिया, अच्छा इसको भी x+2 कर दूं, 1,3 पुट कर रहा हूं, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 3 निकल रही है भाई, x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये भी 3 हो जाएगा, वो भी 3, इधर 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू ln के अंदर इसकी वैल्यू 3 निकल रही है भाई, यहाँ 1/3 आया इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू ln 3 आ गई प्लस c, y की जगह 3 पुट करना है ना, y की जगह 3 पुट करेंगे तो ये आपको बन जाएगा माइनस में ln3, 1 प्लस ln3 आ गई, बल्कि c की वैल्यू आ गई 1 प्लस ln3, ये आपका यहां पर माइनस का ln3 बनेगा, उसको मैं इधर ले जाऊंगा, c की वैल्यू 1 प्लस ln3 आ गई, बस आपने पुट कर दी, आपके पास y/x+2 इज इक्वल टू ln के अंदर 1/y, ठीक है, प्लस में ln3 प्लस में 1, इसको मैं लिख लूं अगर ऐड हो रहे हैं तो ln के अंदर 3/y प्लस 1, ऐसी तो आएगा, उसको भी ln e लिखना चाह रहे हो क्या, क्या ठीक है, ये बन गया, अभी तो ये बन कर आया फंक्शन। अब इसके अंदर कुछ बात पूछी गई है भाई, क्या दिया है ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला और दूसरा ऑप्शन तो सेम ही लग रहे हैं, y इज इक्वल टू x+2 से ये वाला कर्व एक पॉइंट पे काट रहा है, या y इज इक्वल टू x+2 से ये वाला कर्व 2 पॉइंट पे काट रहा है। अच्छा, y इज इक्वल टू x+2 से, एक बात ध्यान समझना कि ये आपका कोई y इज इक्वल टू fx निकलेगा, ये ठीक है, इसका मान लो कोई कर्व बना, ठीक है, y इज इक्वल टू x+2 का कर्व, अगर इसको 2 बार काट, अगर इसको एक बार काटता हो जाएगा तो x की कितनी वैल्यू निकल कर आएंगे इंटरसेक्शन पॉइंट पे, एक वैल्यू निकल कर आएंगे, और अगर मान लो आपका ये कर्व ऐसे करके बना और ये y इज इक्वल टू x+2 ऐसे गया तो x की कितनी वैल्यू निकल कर आएंगे, 2 वैल्यू भाई, अगर एक इंटरसेक्शन पॉइंट आया तो एक y की वैल्यू और एक x की वैल्यू निकल कर आएगी, और अगर 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आया आपके पास तो 2 y की वैल्यू और 2 x की वैल्यू निकल कर आएंगी, ऐसा ही तो होगा, कोई परेशानी तो नहीं है इसके अंदर, बात समझ में आ रही है कि 2 इंटरसेक्शन पॉइंट और एक इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकले, तो कौन सा कर्व है, y इज इक्वल टू x+2 नाम का कर्व है ना। मैं क्या कर रहा हूं, इसको और इसके अंदर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए पुट कर देंगे, तो यहां आया x+2 और यहां भी कितना आया आपके पास x+2 इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास ln के अंदर 3/y लिखा हुआ है अभी तो प्लस में 1, ये 1 हो गया, ठीक है, और ये कट के 1 हो गया, ठीक है, तो y की वैल्यू 3 आ गई, अरे ln 3/y कितना हो गया, 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 आएगी और ये 1 उस वाले 1 से कट जाएगा, नहीं आ रही बात समझ में क्या है, तो ln 3/y की वैल्यू 0 हो गई, मतलब log के अंदर 1 बन गया, log के अंदर 1 बन गया, इसका मतलब y की वैल्यू 3 हो गई, अरे नहीं है, ठीक है, पता चल रहा है कि ठीक नहीं है, शक्ल बता रही है ठीक नहीं है, ठीक है, ये और ये कट गए, 1 इज इक्वल टू ln के अंदर 3/y प्लस में 1, ये 1 से 1 कट गया, ln 3/y की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, इसका मतलब 3/y की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब y इज इक्वल टू 3 आ गया। हाँ भाई, अब आपका ग्राफ था y इज इक्वल टू x+2 का, ये तो था, अगर y की वैल्यू 3 आ रही है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, आपको पता है x की कितनी वैल्यू आई निकल के, एक वैल्यू निकल कर आई, तो एक ही जगह कट करेगा,
एक्स की एक वैल्यू निकल गया। अगर यहां पर स्क्वायर होता कहीं पर तो आपको पता है एक्स की कितनी वैल्यू निकल आती है? 2 वैल्यू निकल सकती थी, 2 वैल्यू। अरे वो दे रखा हुआ अलग बात है, ठीक है। सिंगल इंटरसेक्शन पॉइंट, सिंगल इंटरसेक्शन पॉइंट, दूसरी कोई वैल्यू नहीं आई निकल के। कि जब आपने इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों को इक्वेट किया तो इक्वेट करने पे y की एक वैल्यू आई, लेकिन y की आपकी 2 वैल्यू भी, y की एक वैल्यू की तकलीफ नहीं है। y की एक वैल्यू आ जाए, मैं आपको बता रहा हूं कि इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट भी आ सकते हैं। y इज इक्वल टू 1/2 से sin x के साथ कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आते हैं भाई? π/6 पर आएगा, 5π/6 पर आएगा, 2π + π/6 पर आएगा, 3π - π/6 पर आएगा। तो x की आनी चाहिए सिंगल वैल्यू। बात समझ रहे हो कि y इज इक्वल टू 3 पे क्यों नहीं बोला और x पे क्यों बोला है? सिंगल इंटरसेक्शन पॉइंट आया, कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर। अगले वाले में क्या करेंगे? अगले पार्ट के लिए इंटरसेक्ट y इज इक्वल टू x+2, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिर्फ इतनी बात पूछिए। सी ऑप्शन, ठीक है। आपको देखना है y इज इक्वल टू x+2 का होल स्क्वायर, और ये आपके पास क्या बना हुआ है? y अपॉन x+2 इज इक्वल टू ln के अंदर कितना है? 3/y और प्लस में 1, ये है ना। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, मतलब y की जगह पर क्या रख दूं? x+2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपने लिख दिया x+2 का होल स्क्वायर, नीचे क्या लगा हुआ है आपके पास? x+2 इज इक्वल टू ln के अंदर 3/y प्लस में 1, ठीक है। ये x+2 से x+2 कट गया आपके पास, क्या हुआ? ठीक है, यहां निकल कर आएगा x+1 इज इक्वल टू, ये निकल कर आया ln के अंदर 3/y, ठीक है। इस इक्वेशन का रूट मिलना चाहिए मुझे इसका। x+1 इज इक्वल टू ln के अंदर 3/y, तो यहां पर कितना आया आपके पास? e की पावर में आपके पास आया x+1 इज इक्वल टू 3/y, तो y इज इक्वल टू 3 टाइम्स e की पावर में माइनस में x+1, यही तो निकल कर आया। y इज इक्वल टू 3 टाइम्स e की पावर में x+1। इसका ये वो थोड़ी, अरे ये तो इक्वेट करके निकाल दिया। नहीं नहीं, इसमें अब y की वैल्यू कितनी है? अरे y की वैल्यू कितनी चल रही थी वही पुट कर रहा हूं दोबारा से। क्या रखी है? x+2 का होल स्क्वायर 3 टाइम्स e की पावर में माइनस में x+1। कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर? हाँ, दोनों का ग्राफ बनाएंगे बिल्कुल। x+2 का होल स्क्वायर कहां पे बनेगा? -2 पे कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसे करके, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 रखूंगा ये 4 पे कट करता हो जाएगा। इसका ग्राफ बना लेंगे क्या? 3 की पावर में -x का ग्राफ बनता है ऐसे करके, टर्निंग पॉइंट होता है 3 इंटू e की पावर में -x में टर्निंग पॉइंट कितना होता है? 0। वहां पर टर्निंग पॉइंट कितना हो जाएगा? -1। ऐसे करके जाएगा ग्राफ। आपको पता है अगर e की पावर x ने ऊपर उठना शुरू कर दिया तो ये तो कभी नहीं पकड़ पाएगा उसे, पॉलिनोमियल है वो, एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। ये आपके पास बना हुआ है 3 टाइम्स e की पावर में माइनस में x+1, ठीक है। और 0,4 पे यहां पर कट किया उसने आगे, तो इसको टकराता वो तो जाएगा। ये तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए? एक इंटरसेक्शन पॉइंट, 1 इंटरसेक्शन पॉइंट। यही पूछा था इन्होंने कि ये वाले ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं नहीं। ध्यान से देखना एक बार, ध्यान से, कि इंटरसेक्शन करने के लिए मैंने क्या किया कि y इज इक्वल टू x+2 का होल स्क्वायर और इसको इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के लिए y की वैल्यू x+2 का होल स्क्वायर रख दी थी, लेकिन वहां नहीं रखी थी। हम वहां भी रख सकते थे शुरुआत में, लेकिन अभी नहीं रखी, ठीक है, तो बाद में आके रख दी। अब बाद में आके रख दी, इसका मतलब जब बाद में आके रखी मैंने, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एक रूट मिलना चाहिए। इसका रूट कैसे मिलेगा? कि x की कोई वैल्यू आ जाए जिसपे ये और ये बराबर हो जाए। बराबर होने के लिए क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। मैंने ये बताया दो फंक्शन बराबर हैं, इसका मतलब उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा तभी बराबर हो सकते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को किसी पॉइंट में बराबर हो रहा है, वो पॉइंट नहीं पता। बात समझ में आ रही है? एक इंटरसेक्शन पॉइंट ऑप्शन हो गया ये वाला। अगला वाला एग्जैक्टली वन है, y इज इक्वल टू x+3 का होल स्क्वायर, इसको नहीं करेगा? करके देखते हो। अरे ये ऐसा नहीं बनेगा, तब पूरी इक्वेशन ऐसी थोड़ी आ जाएगी। इक्वेशन ऐसी थोड़ी आ जाएगी इक्वेशन। ये थोड़ी है कि ऐसी इक्वेशन आ गई और यहां पर ये मत कर देना, ये ब्लंडर हो जाएगा। हाँ, पूरे को पुट करके क्या लिखा हुआ है आपका? y इज इक्वल टू किसका? डी ऑप्शन के लिए x+3 का होल स्क्वायर
होल स्क्वायर ये ना x+3 का, और आपके पास y अपॉन यहां पर कितना लगा हुआ है x+2 इज इक्वल टू कितना है यहां पर ln के अंदर 3/y और प्लस में 1। ठीक है, y इज इक्वल टू x+3 को सेटिस्फाई करवाना है उधर, x+3 का होल स्क्वायर, नीचे लगा हुआ है आपके पास x+2 इज इक्वल टू ln 3 माइनस में ln के अंदर x+3 का होल स्क्वायर प्लस में 1, ये बना हुआ है। ऐसे बना लेता हूं, ये x+2 हट रहा है क्या? क्या मैं ऊपर नीचे काट सकता हूं क्या? मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिलेशन करना चाह रहा हूं। नीचे क्या लगा दिया यहां पर x+2, यहां क्या लगा हुआ है ln 3 माइनस में ln के अंदर x+3 का होल स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, यहां क्या आएगा x+2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स कितना निकलेगा x+2 प्लस में कितना निकलेगा 1, इसके नीचे भी लगा हुआ है आपके पास x+2, इसके नीचे भी लगा हुआ है आपके पास x+2 और इसके नीचे भी लगा हुआ है आपके पास x+2। यहां पर ln 3 1 प्लस ln 3 माइनस में ln के अंदर x+3 का होल स्क्वायर। इतनी बात में तो कोई परेशानी नहीं, x की एक वैल्यू चाहिए, आ रही है कि नहीं आ रही, बस ये चेक करना है, ये और ये कटे, ये और ये कटे। ठीक है, आपके पास ये बनकर आ गया, देखो ये प्लस का 2 बैठा हुआ है ना यहां पर, वो उस 1 से कैंसिल होगा, मैंने ऐसे लिख लिया x+2 प्लस में 1 अपॉन x+2। ठीक है, प्लस में ln के अंदर 2 टाइम्स ln के अंदर, ऐसे लिख देता हूं 2 टाइम्स ln के अंदर x+3, अरे बार बार एक चीज लिखूंगा, 2 टाइम्स ln के अंदर x+3, देखते जाना ध्यान से। ठीक है, प्लस में 1 माइनस में ln 3 इज इक्वल टू 0। इस फंक्शन का रूट निकलना चाहिए भाई, x की किसी वैल्यू के लिए सबको इधर ले आया, किसी वैल्यू के लिए 0 आना चाहिए, और आपको पता है अगर आपको रूट निकालना है तो मैंने इसको क्या ले लिया gx मान लिया। अगर मैंने इसको gx मान लिया तो अगर आपसे कोई g' निकलवा ले, एक बार g' बताओ कितना आएगा, 1 माइनस में g' क्यों निकाल रहा हूं मैं, रूट निकालने के लिए, रूट निकालने के लिए मोनोटोनिसिटी चेक कर रहा हूं इसकी, मोनोटोनिसिटी के बाद आईवीटी लगाऊंगा। फंक्शन का रूट निकालना है ना, डेरिवेटिव का थोड़ी निकालना है, डेरिवेटिव का निकालना होता है तो फंक्शन के दो रूट के बीच में डेरिवेटिव का रूट लाई करता है। ठीक है, तो अभी मैं आईवीटी लगाना चाह रहा हूं। ठीक है, और यहां पर प्लस में 2 अपॉन x+3 आया, ये निकल कर आया। ठीक है, इसका क्या किया जाएगा भाई, एलसीएम ले लें एक बार, कितना निकल कर आएगा एलसीएम, x+2 का होल स्क्वायर और यहां पर निकल कर आएगा x+3। इस क्वेश्चन में एक बात और दे रखी है, मुझे याद आया, ये नहीं आएगा आंसर, x पॉजिटिव है ना, एक बार देखो क्यों नहीं आएगा आंसर, कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं आई ग्राफ, क्या पॉजिटिव एक्स के लिए कर रहे हैं कि नेगेटिव एक्स के लिए कर रहे हैं, नेगेटिव एक्स के लिए कर रहे हैं। देख तो लेते हैं अभी, इसी में आ गए या पहले बता सकते थे, ये मैंने x+2 का होल स्क्वायर, सिर्फ ln 3 नेगेटिव है, तो ये वाली वैल्यू ln 3 से बड़ी होगी, हाँ बड़ी होगी, बड़ी होगी, हाँ कभी 0 नहीं होगा, कि आपका ये वाली जो वैल्यू है x की, जैसी मैं पॉजिटिव वैल्यू रखना शुरू करूंगा ये ln 3 से बड़ा आने लगेगा, ये ln 3 से बड़ा आने लगेगा, ये माइनस ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी तो x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए सब पॉजिटिव हैं। ठीक है, क्योंकि मैं यहां पे एनालिसिस के लिए सोच रहा था कि मुझे x के बारे में तो पता ही नहीं है, मैं एनालाइज कैसे करूंगा कि इंक्रीजिंग आ रहा है कि डिक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है, यहां पर आया x+3, एक बार देख तो लो तब भी, मोनोटोनिसिटी का रिवीजन, ये g' कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए। ठीक है, एक बार g' की वैल्यू तो कैसे चेक करोगे, g' की वैल्यू x+3 को अगर मैंने कॉमन निकाल लिया, यहां पर x+2 का होल स्क्वायर -1, मतलब निकल कर आएगा आपके पास x² प्लस में 4x प्लस में 3 प्लस में 2 टाइम्स x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, g' कैसा हो गया भाई,
ग्रेटर देन 0, gx कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो g0 पर वैल्यू कितनी निकल रही बताओ। अरे ऐसी तो निकालते हैं, अगर gx, भूल गए, सब भूल गए चुके। अरे क्या करते हैं, एक नकली ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, 0 पर अगर वो पॉजिटिव आ गया तो gx आपका हमेशा किससे बड़ा रहेगा, g0 से बड़ा रहेगा। g0 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, इसने बता दो। यहां पर 2 1/2 2 ln3 माइनस ln3 ln3 + 1 आ रहा है, पॉजिटिव आ रही है। g0 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, वो वैसे ही पता चल रहा था। चलो g0 कैसा आ गया पॉजिटिव, g0 पॉजिटिव आ गया, आपका gx हमेशा बड़ा है g0 से। अगर वो g0 से बड़ा है तो gx हमेशा पॉजिटिव है, जो चीज हमेशा पॉजिटिव है तो gx कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। इसका मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जिसपे ये जीरो बन जाए। अगर ये जीरो की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, इसका मतलब इन दोनों को इक्वेट करने वाली x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, इसका मतलब कोई रूट नहीं आएगा। ठीक है, तो सिर्फ ये आंसर हुआ एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ये तो पॉजिटिव पे कर रहा है ना भाई, कि चारों में से एक भी ऑप्शन नहीं आया, पॉजिटिव पे कर रहा है ना वो इंटरसेक्ट। क्या वैल्यू, हाँ x = 1 और 3, ठीक है, वो x की पॉजिटिव है। ये 2 पॉइंट पे कर नहीं रहा इंटरसेक्ट, ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू के लिए कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए नहीं कर रहा, ये कर ही नहीं रहा इंटरसेक्ट, पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये भी नहीं कर रहा इंटरसेक्ट। बात समझ में आ रही है। ये सिर्फ क्या हो गया आपके पास, ए ऑप्शन हो गया। ये शायद 2017 का क्वेश्चन है या 16 का क्वेश्चन है, 16 का ही है शायद, IIT का। बात समझ में आई। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके अंदर, आपको बहुत मुश्किल क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन की वजह से मुश्किल नहीं हुआ क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई निकल के, और आपके फौरन ये दिख गया आपको कि सब्स्टिट्यूशन होगा, लीनियर बन गई, आंसर निकल। उसके बाद जो एनालिसिस थी, जो मैंने आपको बताया था, यही क्वेश्चन मुश्किल होता है कि फंक्शन निकलवाएंगे आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन से और फंक्शन पे एनालिसिस पूछेंगे। एक तो तरीका ये फंक्शन दे दो और डायरेक्ट एनालिसिस पूछ लो, जैसा आपका मैक्सिमम मिनिमम निकालने को दिया जाता है, मोनोटोनिसिटी, वो जो क्वेश्चन होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कर सकते हैं वो, कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी, उससे फंक्शन निकालो, उस पे एनालिसिस। और कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आ सकता है एनालिसिस का, जैसा 2018 में आया था, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, लिमिट वाला जो क्वेश्चन था, t टेंडिंग टू x वाला, एक 2018 का हमने क्वेश्चन कराया ऐसा, इसके अंदर एक ऑप्शन में मोनोटोनिसिटी थी, एक ऑप्शन में थ्योरम था, सब पूछ लिया था उन्होंने। फंक्शन निकलवाया डिफरेंशियल इक्वेशन से और उसके बाद एनालिसिस पूछी। आओ ब्रेक ले लेते हैं, सबसे बेहतर यही रहेगा। ये खत्म हो गया बर्नौली डिफरेंशियल, अब बचा सिर्फ एप्लीकेशन। देखो भाई आगे इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ज्यादा चांस है कि जेईई मेंस में ऐसा क्वेश्चन आए। एडवांस में उनके पास और बहुत तरीके हैं कि वो वही के फंक्शन निकलवाएंगे डिफरेंशियल से, उस पर एनालिसिस करवाएंगे। ठीक है, तो मेंस में ज्यादा चांस है, एडवांस में भी आ सकता है, एक बार आया है उसमें। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में एक क्वेश्चन देखना, उससे फिर मैं समझाता हूँ क्या क्या इसमें देखना होता है आपको। द सरफेस एरिया ऑफ अ बलून बीइंग इन्फ्लेटेड, रेट टाइप के से क्वेश्चन होते हैं, चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। इफ initially its radius is 3 units and after 2 seconds it is 5 units. Find the radius after t seconds, 9 seconds, sorry, after 9 seconds. Surface area of a balloon being inflated, बैलून फुलाया जा रहा है, चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट पे सरफेस एरिया चेंज हो रहा है।
ठीक है। सरफेस एरिया अगर कांस्टेंट रेट पे चेंज, तो पता है आपको बैलून को स्फेरिकल मानेंगे तो 4πr² होगा, ठीक है। और कांस्टेंट रेट है तो रेट का मतलब चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कांस्टेंट है उसे मैंने k मान लिया। इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, ये कह रहे हैं कि रेडियस 3 यूनिट मतलब t इज इक्वल टू 0 पर r इज इक्वल टू 3 है, एंड आफ्टर 2 सेकेंड्स मतलब t इज इक्वल टू 2 पर r इज इक्वल टू 5 है। तो आपको निकालना है कि t इज इक्वल टू 9 पर r इज इक्वल टू कितनी होगी। ये सब गिवन चीजें हैं कि सरफेस एरिया ऑफ अ बैलून, बैलून को स्फीयर मान लिया, स्फीयर का सरफेस एरिया ये होता है, बीइंग इन्फ्लेटेड बैलून फुलाया जा रहा है, चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है, k मान लिया, ds by dt। इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, 3 यूनिट की रेडियस है उसकी, ठीक है। इनिशियली मतलब t इज इक्वल टू 0 पर, आफ्टर 2 सेकेंड्स उसकी 5, t इज इक्वल टू 2 पर 5 हो गई रेडियस, t इज इक्वल टू 9 पर कितनी हो जाएगी। आप एक बात समझना इसके अंदर कि इसके अंदर क्या आपको बनाना है, आपको ये बनाना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एक ये, ठीक है। आपको निकालना है ऐसे करके कि r अपने आप में कोई फंक्शन ऑफ t आ जाए, r अपने आप में फंक्शन ऑफ t आ जाए। क्यों कि जब आप t इज इक्वल टू 9 पुट करके r निकाल रहे हो, इसका मतलब कि t आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और r आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इनके बीच में आपको रिलेशन चाहिए, ठीक है। ये दो दो वैल्यू क्यों दे रखी है इन्होंने, दो दो वैल्यू क्यों दे रखी है, क्योंकि एक तो देखो आपको एक k निकालना पड़ेगा और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, उसके लिए दो दो वैल्यू गिवन है। अच्छा, वो जो दो वैल्यू गिवन है आपको पता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है, एक डिपेंडेंट, एक x की वैल्यू होती है, एक y की वैल्यू। तो ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। सरफेस एरिया का कोई काम नहीं है इसके अंदर सिवाय इस चीज के, सिवाय इस चीज के। सरफेस एरिया का फॉर्मूला, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जाते हैं, सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज ये है, आर और टी में एक रिलेशन, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू दी है, एक्स की वैल्यू दी है, वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स की इस वैल्यू पर वाई की वैल्यू कितनी होगी, मतलब आपको ये निकालना है इसके अंदर कि f9 कितना होगा। f9 निकालने के लिए आपको पता है पहले आपको fx फाइंड करना पड़ेगा, और fx आपको पता होना चाहिए किसमें है, r और t का रिलेशन है वो, क्योंकि वो जो दे रखे हैं आपको वो r और t में दे रखे हैं, उसमें से एक वैल्यू तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए होती है, दूसरी k के लिए होगी, ठीक है। तो पहले आपको इसका मतलब, अच्छा अब आपको पता है अगर आपको ये बनाना है, इसका मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको ये सब बातें समझ में आनी चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन इन r एंड t चाहिए आपको, इसमें चाहिए, तभी तो निकलेगा भाई। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन किस में आ जाए मेरी, dr बाई dt में आ जाए, तभी निकल कर आएगा मेरा, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तभी मेरा फंक्शन जो आएगा वो t का फंक्शन होगा जो r के बराबर होगा, तभी तो होगा। अच्छा, इसकी बात करता हूं मैं, अगर यहां पे मैंने डिफरेंशिएट कर दूं t के रिस्पेक्ट में, तो ds बाई dt की वैल्यू आपके पास 8πr और dr बाई dt ऐसे हो जाएगी कि नहीं, रेडियस बढ़ रही है टाइम के साथ, वेरिएबल है, ये हो गई। जैसी आपकी ये हो गई, आपको पता है इसकी वैल्यू तो k थी, इसकी वैल्यू तो k थी, तो k इज इक्वल टू 8πr और यहां पर क्या लगा है dr बाई dt, ये कोई परेशानी नहीं। dt को इधर ले गया मैं, आपके पास निकल कर आया k के साथ dt, k बाई 8π के साथ dt लो, इज इक्वल टू r dr। जैसे आपके पास ये निकल कर आया, आपने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करोगे तो देखो कितना आएगा यहाँ पर, k t बाई 8π इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। आपको पता है एक आपको k निकालना है और एक क्या निकालना है, आपको c निकालना है। मैंने कहा था यही मकसद है मेरा कि r को t के टर्म्स में बना लो, ठीक है। तो आपका क्या दे रखा है कि t इज इक्वल टू 0 पर r इज इक्वल टू 3 है, t इज इक्वल टू 0 पर r इज इक्वल टू 3। अच्छा, t की वैल्यू 0 रख दी है, 9/2 इज इक्वल टू c आ गया, 9/2 प्लस c, ठीक है। तो c की वैल्यू आपके पास माइनस में 9/2 हो गई, ठीक है। अब t इज इक्वल टू 2 पर आपकी r की वैल्यू 5 है, t इज इक्वल टू 2 पर, तो 2k अपॉन 8π इज इक्वल टू r स्क्वायर मतलब 25/2 हो गया यहाँ पर, 25 माइनस में 9/2 मतलब कितना बन गया 16/2, मतलब कि 8 बन गया वहां पर, ये 4 बना हुआ है आपका। तो k की वैल्यू आपके पास 32π आ गई, k की वैल्यू 32π आ गई, देख लो आराम से। k की वैल्यू अगर 32π आ गई तो अब देखो क्या बना, k की वैल्यू 32π थी, फंक्शन ये बनकर आ गया 32 इंटू टी अपॉन 8π, 32π इंटू टी अपॉन 8π इज इक्वल टू आपके पास r स्क्वायर बाई 2 माइनस में 9/2, ठीक है। ये और ये कट गया, आपके पास 4 बचा, 4t इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई 2, ये तो लिखा हुआ है, ठीक है। t की वैल्यू 9 पर निकालना है आपको, t इज इक्वल टू 9 पर,
t इज इक्वल टू 9 रखोगे तो यहाँ बनेगा 72 प्लस 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। कोई परेशानी तो नहीं? क्या हुआ? कोई परेशानी इसके अंदर? एस का टी के टर्म में निकाल लिया, वो तो दे ही रखा है। ठीक है, तो एस की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? के टी हो जाएगी, के टी प्लस सी, ये हो जाएगी। ठीक है, हाँ एस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर रख के चल रहे हो ना? हाँ तो वही तो आया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सी की वैल्यू तो बदलेगी ना, फिर सी की वैल्यू तो सी तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उसके हिसाब से आएगी फिर। कि यहां से फिर आपके पास जब 4 पाई आर स्क्वायर डालोगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू के टी बाई 4 पाई प्लस में सी बाई 4 पाई। ये जो सी बाई 4 पाई है इसको मैं सी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो सी लिख सकता हूँ। आर स्क्वायर बाई 2 कर दोगे यहां पर, अगर वहां पे भी 2 हो जाएगा, जो आया था सेम निकल आएगा, कोई परेशानी नहीं है। मैंने तो ये दिखाने के लिए किया कि इस क्वेश्चन में तो ठीक है, लेकिन आपको अगर आपको टी रखने पर आर निकालना है, मतलब ऐसा फंक्शन बनाना होगा, ऐसा फंक्शन ध्यान दे के करना। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम जो होती है थोड़ा तकलीफ दे देती हैं। क्वेश्चन देखना अगला, अब पॉपुलेशन ग्रोज at the rate of 8% per year. How long does it take? For the population to double? कोई पॉपुलेशन बढ़ती है किस पे? 8% पर ईयर के हिसाब से बढ़ती है। कितना टाइम लगेगा डबल होने में? कितना टाइम लगेगा डबल होने में उसको? ठीक है, तो डबल तो किसी नंबर का डबल हो रही होगी ना, तो कुछ ना कुछ इनिशियल पॉपुलेशन होगी, उसका डबल हो रहा होगा। तो पहले एक इनिशियल पॉपुलेशन मानो आप, ना डबल किसका डबल? ठीक है, तो इनिशियल पॉपुलेशन का लेट द इनिशियल पॉपुलेशन भी पी नॉट मान लेता हूं। बी पी नॉट। ठीक है, अब समझना कि कितना टाइम लगेगा पॉपुलेशन को डबल होने पे। आप समझो क्या निकाल के लाओगे आप निकाल के लाओगे पी नाम का कोई फंक्शन, किसके अंदर? टी के अंदर। हाँ हाँ हाँ, कंपाउंड ट्रेस का क्वेश्चन भी इससे कर सकते हैं, कंपाउंड ट्रेस का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, पी इज इक्वल टू एफ टी आ गया। पी का फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल लिया कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पी कितना बढ़ रहा है। ठीक है, आपको पता है अगर डबल होनी है तो इस पी की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? अगर इनिशियल पी नॉट थी तो कितनी हो जानी चाहिए? 2 टाइम्स पी नॉट होनी चाहिए। आपको पता है यहाँ 2 टाइम्स पी नॉट आप रख दोगे तो यहाँ पर आपका जो आपका एफ टी से आप क्या निकाल लोगे? यहाँ से टी निकाल लोगे, किसके रिस्पेक्ट में? पी नॉट के टर्म्स में। ठीक है, एफ टी की वैल्यू निकल आएगी ना, ऐसे टी का फंक्शन होगा टी की वैल्यू। यही पूछ रहे हो कितना टाइम लगेगा। तो आपको एक पी डिफाइन करना है, पी नाम का फंक्शन, पॉपुलेशन का फंक्शन, कि पॉपुलेशन टाइम के हिसाब से कैसे बढ़ रही है, पॉपुलेशन टाइम के हिसाब से कैसे बढ़ रही है। हो गया? कैसे कर सकते हैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से? ऐसे तो करेंगे। कितना आना चाहिए? एन। एल एन के अंदर 1.008। 1.08। ठीक है, ऐसा आना चाहिए, एन निकल कर आना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। तो ऐसे बढ़ना चाहिए कि भाई रेट कितना है 8%, अमाउंट कितना हो जा रहा है 2 हो जा रहा है, अगर अभी बनता तो। अगर यहाँ पी नॉट था तो यहाँ 2 पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा, ऐसे आना चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला वो, ऐसे छोड़ो भी, डिफरेंशियल इक्वेशन समझनी है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आप समझो, पी आपने पॉपुलेशन बना ली। ठीक है, मुझे बताओ डीपी बाई डी टी
जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है वो कितनी है? 8%, मतलब 8/100 इतनी है ना। डीपी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज इतना है। अच्छा, यहां से आप पी और टी में निकाल लो रिलेशन। डीपी इज इक्वल टू 0.08 के साथ dt। इतनी बात में तो कोई परेशानी नहीं होगी। 8% पर ईयर बढ़ रहा है, 8 टाइम्स ऑफ जितनी पॉपुलेशन थी। एक सेकेंड, बात समझाना चाह रहा हूं इसके अंदर। 8/100 तो ये रेट ऑफ पॉपुलेशन किसी इंटर पे। ये जो 8% है, इंक्रीमेंट कितना है? ठीक है, मान लो ऐसे एट एन इंस्टेंट, समझते जाना इसको। एट एन इंस्टेंट टी पॉपुलेशन इज पी, पॉपुलेशन इज पी। किसी इंस्टेंट पे पॉपुलेशन कितनी आ रही है? पी आ रही है। ठीक है, तो उस इंस्टेंट पे इंक्रीमेंट जो है वो 8% जो है वो किसका 8% है? इस पॉपुलेशन का, जो आपकी पी नाम की पॉपुलेशन गिवन है। ठीक है, मतलब जो रेट है आपके पास, जो डीपी बाई डी टी आएगा, ठीक है, वो 8% ऑफ किसका आएगा? जो गिवन पॉपुलेशन है उस टाइम के, उसी का तो 8% आएगा। किसका 8% बढ़ रहा है? वो किसका 8% बढ़ रहा है? 8% ऑफ पी के। तो आपका डीपी बाई डी टी की जो वैल्यू निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी 8p/100। ये निकल कर आएगी। ठीक है, जैसे ये निकल कर आ गई, आपने क्या कर दिया यहां पर? डीपी बाई पी इज इक्वल टू 0.08 के साथ dt, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, ln p आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 0.08 के साथ t आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। इतनी बात में तो कोई परेशानी नहीं, ऐसे लिख सकते हैं 0.08 t के साथ। अच्छा, t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर पॉपुलेशन कितनी थी? पी नॉट थी, इनिशियल मान चुके हैं हम, तो t इज इक्वल टू 0 रख दिया मैंने, तो c की वैल्यू आ गई मेरे पास ln p नॉट। निकल कर आ गई ये वैल्यू, c की जैसी ये वैल्यू आ गई, आपने लग दिया यहां पर ln p, ln p नॉट। ठीक है, तो ln के अंदर आपके पास बन गया p/p नॉट। ठीक है, इज इक्वल टू 0.08 के साथ t। इस बात पे आना है पहले तो। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए कि जब p की वैल्यू, पॉपुलेशन आपकी कितनी हो जाए? 2p0 हो जाए, उस टाइम पे t कितना है? जब पॉपुलेशन कितनी हो जाए मेरी? 2p0 हो जाए। तो मैंने यहां पर पुट कर दिया, तो ln के अंदर मेरे पास यहां पर आया 2p0/p0। ठीक है, इज इक्वल टू 0.08 के साथ यहां पर क्या लगा हुआ है? t आपके पास। ठीक है, ये p0 से p0 कट गया, कितना आया भाई? t की वैल्यू निकल कर आई आपके पास 1/0.08 और ln2। ये टाइम होगा। ये निकल कर आएगा टाइम आपके इधर से भी? बहुत तकलीफ हो जाएगी उधर से तो। ये समझ में आ गई बात? ये देखो, इस तरीके की बात है, इस तरीके की बात है कि आपके पास कोई इनिशियल नंबर, कोई फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पर मान लो वो वैल्यू दे रहा है 2। ठीक है, तो कितने टाइम पर जाकर वो 4 वैल्यू देने लगेगा? मान लो ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये तो पूछ रहे हैं वो कि डबल कब हो जाएगी वैल्यू, कि फंक्शन की मान लो 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है? 2 का p0 लिख देता हूं इसको, 0 पर एट t इज इक्वल टू 0 पर p0 आ रही है, तो 2p0 कहां पर हो जाएगी? वो फंक्शन का ग्राफ है। अच्छा, फंक्शन का ग्राफ किसका है? कि ये p0 है, इधर y एक्सिस पे पॉपुलेशन पड़ी हुई है, पॉपुलेशन का एग्जैक्ट नंबर। इसका मतलब y एक्सिस पे आपका पड़ा हुआ है पॉपुलेशन, और x एक्सिस पे पड़ा हुआ है टाइम। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? इस फंक्शन, इस कर्व की इक्वेशन निकालनी है। कर्व की इक्वेशन निकालने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज किया गया है। किसी इंस्टेंट t पर पॉपुलेशन को p मान लिया, p अपने आप में वेरिएबल आज। ठीक है, तो वो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा उस टाइम का? 8%। किसी भी इंस्टेंट का रेट ऑफ चेंज क्या होगा? ये हो गया, देख लिया बाकी? ऐसे सोच के लाना है इस क्वेश्चन को। आओ एक और देखो, पॉपुलेशन का क्वेश्चन। सपोज द ग्रोथ ऑफ population is proportional to
प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, जितना नंबर है किसी भी इंस्टेंट के उसके प्रोपोर्शनल है, इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट इफ द पॉपुलेशन of a colony doubles in 25 days. Population of a colony doubles in 25 days. In how many days will the population becomes triple? क्या परेशानी है इसमें? क्यों क्यों हंसी आ जा रही है? तुम्हारी इंग्लिश की प्रॉब्लम है। ये अपने आप में जो कॉलोनी बोली जाती है ना, ठीक है, ये अपना क्या है, कलेक्टिव ऑफ बैक्टीरिया होता है। कलेक्टिव ऑफ बैक्टीरिया, कलेक्टिव ऑफ कलेक्टिव नहीं पता क्या चीज होती है, ठीक है, ये पढ़ा है ना? अरे इंग्लिश में पढ़ा है, क्या होता है यहाँ पर? हार्ड होता है बुल्स का, पैक होता है, ठीक है, क्या होता है लाइन का? अरे प्राइड होता है, प्राइड ऑफ लाइन, ठीक है, होता है ये नहीं होता, ठीक है। फिश का क्या होता है? स्कूल ऑफ फिश, ठीक है, तो वहां वो स्कूल की पॉपुलेशन डबल हो जाती है, ठीक है। ऐसी बैक्टीरिया का या इंसेक्ट का किसी का होता है, वो क्या चीज होती है? कॉलोनी। इंग्लिश अच्छी करो। और क्या है, मतलब सब चीजें मेरे हिसाब से तो रटने वाली होती हैं। अगर फॉर्मूला ना रटो, मैथ्स में कॉन्सेप्ट ना रटो, तो कुछ नहीं कर पाओ। सब रटने वाला होता है। गलत फहमी है ये कि रटने वाला होता है कि नहीं होता है। सब में याद ही करना, मेमोरी में तो रखना है सब। सब एक एक चीज याद करने वाली होती है उसमें। ये भी बैठ सकता है, मेहनत करोगे तो इसलिए बैठ जाएगा, अलग तरीके से है, इसमें अलग तरीके का दिमाग लगता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि आपको ये पता है कि कहां से निकाल निकाल के लाए हैं, ये पता है ना कि कैसे कैसे फॉर्मूला निकाल के लाए, क्या क्या चीज बेसिक से बनाया गया। आपको इंग्लिश ऐसे पढ़ाई नहीं गई है, ठीक है, हिंदी ऐसे पढ़ाई गई थी संधि विच्छेद करके, ठीक है। इंग्लिश पढ़ाई जाती है अगर ऐसे है तो इंग्लिश भी आ गई होती सही से। तो वो दिक्कत तो स्कूल्स की है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, खैर, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कॉलोनी डबल्स इन 25 डेज। जितने उस टाइम पे नंबर है उसका डबल हो जाता है। प्रोपोर्शनल टू द नंबर, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन क्या चीज कहलाएगी? डीपी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। प्रेजेंट नंबर कितना होगा उसे पी मान लेते हैं। लेट एट एनी इंस्टेंट पॉपुलेशन बीपी। तो जैसे ही आ गया आपके पास, ये आप इसे डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स पी लिख देंगे। डीपी बाई डी टी इफ द पॉपुलेशन ऑफ कॉलोनी डबल्स इन 25 डेज। तो डबल किसी चीज की होनी है तो पहले तो इनिशियल मानी जाए। लेट इनिशियल पॉपुलेशन बी पी नॉट। ये कह रहे हैं 25 दिन में कि टी इज इक्वल टू 25 पे आपका पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स पी नॉट हो जाएगी, ये तो कह रहे हैं। और टी इज इक्वल टू 0 पर आपके पास पी की वैल्यू पी नॉट थी। टी इज इक्वल टू 0 पर पॉपुलेशन पी नॉट के बराबर थी इनिशियल। टी इज इक्वल टू 25 पे पॉपुलेशन 2 पी नॉट के बराबर हो जाएगी। ये पूछ रहे हैं आपसे कि टी इज इक्वल टू कितने पर पॉपुलेशन 3 पी नॉट हो रही है। ठीक है, तो यहां से पी और टी में रिलेशन निकालना है आपको। आपने यहां पर क्या लिखा? डी पी बाई पी इज इक्वल टू के के साथ डी टी, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ। यहां पर आपके पास निकल कर आया एल एन पी इज इक्वल टू के टी प्लस में सी, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 0
t इज इक्वल टू 0 पर आपका p की वैल्यू कितनी हो रही है, p नॉट हो रही है, इसका मतलब c की वैल्यू तो ln p नॉट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से फिर बन गया ln p बाई पी नॉट इज इक्वल टू के टी, ये बनकर आ जाएगा। फिर और k निकालने के लिए इन्होंने बोला है आपसे कि जो t इज इक्वल टू 25 पर आपकी p की वैल्यू 3 टाइम्स पी नॉट हो रही है, तो ln के अंदर यहां पर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू के 25 के, तो k की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1/25 के साथ ln 3 निकल आएगी। हाँ 2 पी नॉट हो रहा है ना, ट्वाइस हो रही, 3 पे तो निकालना है हमको ln 2। तो आपको पता चल गया कि यहां पर ln के अंदर p बाई पी नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास ln 2/25 लिखा हुआ है और इंटू टी लगा हुआ है। इतनी बातें परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी पूछ रहे ट्रिपल कब हो रही है, मतलब ये p इज इक्वल टू 3 पी नॉट, टी इज इक्वल टू किस पर हो रहा है, तो ln के अंदर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा आपके पास ln 2/25, ठीक है, और यहां पर क्या हो गया आपके पास t, t की वैल्यू निकाल रहा है 25 ln 3 अपॉन ln 2। इतने टाइम के बाद आपकी कॉलोनी की पॉपुलेशन ट्रिपल हो जाएगी। धीरे धीरे इंग्लिश को समझ समझ के बनाना है। इसी टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस पूछ चुका है आपसे, इसी टाइप का। अरे टाइम हो गया हमारा, अच्छा चलो ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इसके बचे हैं और एक चीज बची है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ठीक है, हो जाएगा कल खत्म।